बस 1 मिनिट. विश्वजीतचं वॉइस इन था. फोन दे देता ना. आया ना वॉइस तो. Good morning, everyone. विश्वजीत सर 2 मिनट गुड प्रोडक्शन मॉर्निंग सर. Yeah, good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अभी जो हमने वेबिनार का प्लानिंग किया है, 10th तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है ही, पर ये क्रिटिकल पोजीशन में सिचुएशन में हमको हमारे नेक्स्ट ईयर यानी कि करियर के बारे में भी सोचना पड़ेगा और साथ साथ में सोचना पड़ेगा. सो 11th बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आ रहे थे मुझसे गाइडेंस के लिए, तो मैंने वेबिनार का प्लान किया कि अगले साल आपको 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए. इसके लिए हमने 2 ग्रुप रखे आपके. सबसे पहला जो सेमिनार है, हमारा वेबिनार है, वो 10 से 11 जो साइंस स्ट्रीम के लिए है और 11 से 12 कॉमर्स के लिए है. और जो बच्चे कंफ्यूज है अभी, वो 10 से 12 दोनों वेबिनार कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे. आप मुझे पर्सनली भी मिलने आ सकते हो ट्यूसडे ऑनवर्ड, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो. वेबिनार में अभी 2 होस्ट है. एक है विश्वजीत सर, जो हमारा पूरा साइंस स्ट्रीम संभालते हैं. हमारा साइंस में आयाम एजुकेशन के साथ टाइप है और वही पूरा साइंस संभालते हैं. तो 11th साइंस कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट करने से पहले कुछ जरूरी पॉइंट होते हैं कि बच्चे को, पेरेंट को पूरे साल या 2 साल, आने वाले 2 साल में क्या ध्यान रखना चाहिए. अगर आप इन कंडीशंस, इन सिचुएशन को फुलफिल कर पाते हो, आप में उतनी कैपेसिटी है या आप इतना पढ़ सकते हो, तो ही आपको उस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए. सो मैं विश्वजीत सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप पूरा बच्चों को, मूविंग 11th वाले बच्चों को साइंस ए ग्रुप, साइंस बी ग्रुप और उसके बाद के जो कैरियर है उसके बारे में पूरा नॉलेज दीजिए, जिससे पेरेंट्स को हेल्प मिले स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच. टाइम न बिगाड़ते हुए मैं विश्वजीत सर को हैंड ओवर करता हूँ. विश्वजीत सर प्लीज. Good morning, everyone. I hope my voice is clear. Is it clear? Yes sir. Okay, great. So first of all, let me introduce myself. Basically, I am an engineer. I'm BTech holder from Rajasthan, and pursuing in this academic field since last 10 years. I'm having a teaching experience in CBSE boards, JEE NEET segment, IGCSE ASN A level, ICSE board, as well as ISC board. So almost I have covered all the boards in the teaching line. And my subject is physics. And in today's webinar, we are going to discuss about the opportunities after class 12, after class 10, and specially I am going to discuss about science. Fine. So let's start. And if anyone has any query, please either you विश्वजीत can. सर सॉरी फॉर इंटरप्शन. Yes, sir. विश्वजीत सर सॉरी फॉर इंटरप्शन. जी sir. सर थोड़ा हिंदी में ही स्पीच दीजिएगा. Okay, no problem, sir. हाँ ठीक है जी. So if anyone has any query, तो आप उसे chat box के अंदर भी drop कर सकते हैं. And at the end of the session, I will give you 5 to 10 minutes time to ask your queries, and I will try my best to resolve it. Okay. Shakshi ma'am, please allow me to share a screen. Yes sir.
Okay. So here we are. Webinar for class 10 students. Welcome to Sandeep Group Tuitions. And as you all know that since 1994, Sandeep sir is serving to this Gujarat state in the academics. Now, देखिए सभी का एक सर्टेन टारगेट होता है आफ्टर 10th स्टैंडर्ड या आफ्टर 12th स्टैंडर्ड सभी ने एक गोल सेट किया होता है लाइफ के अंदर. जैसे कि अगर हम ये बात करें कि जब आप घर से निकलते हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन जो है वो डिसाइडेड होती है. सपोज आपको पिज्जा पार्टी करनी है तो यू विल गो फॉर डोमिनोज, राइट? तो आपका डेस्टिनेशन डिसाइडेड है कि आपको डोमिनोज जाना है, तो आप डोमिनोज तक पहुंच पाओगे. क्या कभी ऐसा होता है कि आप घर से निकल रहे हो और आपको यही नहीं पता कि कहाँ जाना है? अगर ऐसा होता है तो आप खो जाओगे, मतलब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है इन दैट केस. तो डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है. सिमिलरली वी कैन से कि गोल होना बहुत जरूरी है लाइफ में. अगर आपका गोल, आपका टारगेट सेट है तो आप वहां पर पहुंच सकते हो, राइट? सो आपको गोल तक पहुंचाने का काम हम करेंगे एज एन एजुकेशन. अब जब आप गोल डिसाइड करते हो तो गोल डिसाइड करते हो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है. ध्यान ये रखना है कि आप उस गोल से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो प्रॉपर है या नहीं है, देन आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड है या नहीं है गोल आपका, और क्या आपने जो गोल डिसाइड किया है वो आपकी स्ट्रेंथ है या नहीं है. इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर डिसाइडिंग योर गोल. ना कोई बता पाएगा आप में से कोई भी स्टूडेंट कि आप अगर गोल डिसाइड करते हो उस वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखते हो या नहीं रखते हो? एनीवन? यस सर, रखते हैं ना. ओके, दैट्स गुड. तो आगे देखिए, हम हमेशा 10th स्टैंडर्ड के बाद में ये कंफ्यूज होते हैं. हमारे माइंड में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है दैट विच स्ट्रीम शुड आई चूज, इधर साइंस और कॉमर्स. तो जब आप इन कंफ्यूजन में हो तो कुछ हमारे जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं आपको और गाइड करते हैं कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. तो आपके पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड: साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स. अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो इन अ कॉमर्स स्ट्रीम आपके पास सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूआई, एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद भी कर सकते हैं. बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर प्लान. तो मैं सीधा ग्रेजुएशन के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ. एंड इफ आई टॉक अबाउट द साइंस स्ट्रीम, तो साइंस स्ट्रीम के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, एनआईटी, एनआईएफटी, क्लैट, एमबीए, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूआई. अब आपने यहाँ पर एक चीज जो नोटिस की है वो ये है कि जब आप साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं तो साइंस स्ट्रीम को चूज करने का एक फायदा ये होता है कि जो कोर्सेज एक कॉमर्स का स्टूडेंट कर सकता है वो सारे कोर्सेज एक साइंस स्टूडेंट कर सकता है. मतलब ये आपके पास एक एड ऑन एडवांटेज रहता है. लेकिन एक कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस के जो कोर्सेज होते हैं उसे ऑप्ट नहीं कर पाता. लाइक इंजीनियरिंग और मेडिकल एक कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट सीए चाहे तो कर सकता है. ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है. डिफरेंसेस की हम बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद में आपको कॉमर्स लाइन चूज करनी है अगर आपको उस फील्ड में करियर बनाना है. लाइक आपको इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बीएस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने रहेंगे. जबकि अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की तो साइंस स्ट्रीम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं. कॉमर्स एंड आर्ट्स के साथ आपके पास यहाँ पर कोर्सेज की लिस्ट में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिन कोर्सेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं. और ये सारे कोर्सेज एक साइंस स्टूडेंट कर सकता है. ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाला स्टूडेंट ही कर सकता है या आर्ट्स. ये सारे कोर्सेज जो हैं ये कॉमर्स आर्ट्स वाले तो कर ही सकते हैं एज वेल एज साइंस स्टूडेंट वाले भी कर सकते हैं. देन अगर हम एक सर्वे की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सर्वेज, मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सर्वे कह रहा है, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये डिफेंस में, आप जानते हैं डिफेंस का मतलब ये है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. एट आईआईएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यूपीएससी, एसएससी, जीपीएससी,
आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा था मैंने। इसमें से आवाज कर रहा At banking sectors and at management level and at DRDO, People's Research Development Organization. तो यहाँ पर ये सारी जगह पर साइंस स्टूडेंट्स का जो है हम कह सकते हैं कि जलवा है एक तरीके से, बिकॉज आपने भी देखा होगा कि आईआईएम के अंदर भी जो स्टूडेंट्स पहुंचते हैं वो जनरली इंजीनियरिंग करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो आईआईएम अहमदाबाद में आपको मिल रहे हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि साइंस स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड होना आपके लिए बहुत एक एड ऑन एडवांटेज होता है किसी भी सेक्टर में जाने के लिए। अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम के साथ अपॉर्चुनिटीज की, तो आप लोगों ने सुना होगा कि आप जैसे ओलंपियाड्स के एग्जाम्स देते हैं। अब ओलंपियाड के जो एग्जाम्स होते हैं वो एक्चुअल में दो तरीके के होते हैं। एक ओलंपियाड होता है जो आपको स्कूल की तरफ से करवाया जाता है, जो कि एसओएफ या एमटीजी कंडक्ट करवाता है, राइट। और एक ओलंपियाड होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से करवाया जाता है, दैट इज फ्रॉम HBCSE, जिसका फुल फॉर्म है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, जिसमें टाटा भी फंडिंग करता है बच्चों को ग्रोथ करने के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। अब ये जो ओलंपियाड्स हैं इसकी जो प्रिपरेशन है, इसके लिए आपको मैं ये कहूंगा कि आपको 7th या 8th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन करनी चाहिए वैसे तो, अगर आपको जूनियर ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है। एंड आफ्टर दैट इफ यू आर टारगेटिंग फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, तो 10th स्टैंडर्ड के बाद आप 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर इन एग्जाम्स को आप दे सकते हैं, जिसके अंदर पूरे इंडिया में से सिर्फ 6 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और वो 6 बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए, राइट। ओलंपियाड के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको देना चाहूंगा, बिकॉज क्या होता है कि ओलंपियाड्स का एक मिसकंसेप्शन बच्चों के माइंड में रहता है। देखिए, जो आप प्राइवेट ओलंपियाड्स देते हैं वो आपका आईक्यू लेवल बताने के लिए या आपकी एबिलिटी शो करने के लिए इट्स गुड इनफ, बट जो ओलंपियाड्स आपको रियली में हेल्प करते हैं, या जिन ओलंपियाड्स के बेसिस पे आपको किसी कॉलेजेस में एंट्री मिलती है या किसी लैबोरेटरीज के अंदर एक्सेस मिलता है, वो ओलंपियाड्स जो होते हैं वो HBCSE के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो वो ओलंपियाड जब आप देंगे तो आपको रियली में एक एडवांटेज मिलता है। उन ओलंपियाड्स के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, और यू कैन डू वन थिंग कि आप HBCSE की जो वेबसाइट है उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे ओलंपियाड्स के बारे में बताया हुआ है, जिसमें ओलंपियाड्स के अलावा अगर हम बात करें लाइक NTSE, जो कि आप अगर 10th स्टैंडर्ड में हैं तो होपफुली आप लोगों ने NTSE के लिए अप्लाई किया होगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दो होते हैं। जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं, देन आफ्टर दैट आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं, और स्टेज 2 में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है देन यू विल गेट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके बाद है KVPY, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। ये जो एग्जाम है इसके बेसिस पे आपको कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं, वहां पर आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है। उसके बाद है NDA, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि वी आर प्लानिंग NDA फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, मतलब ये जो नया सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे उस सेशन के अंदर हम लोग NDA की प्रिपरेशन करवाना भी शुरू करने वाले हैं। तो आप में से जो डिफेंस में जाना चाहता है वो 11th स्टैंडर्ड से ही NDA की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकता है। देन IISC, दैट मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जो बच्चे प्योर साइंस को स्टडी करना चाहते हैं, जिनको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है या केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है या एस्ट्रोनॉमी जो में इंटरेस्टेड है जो स्टूडेंट, तो वो IISC चूज करते हैं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वहां पे वो प्योर साइंस को स्टडी करते हैं। देन IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जिन लोगों को रिसर्च में इंटरेस्टेड होता है वो IISER को चूज करते हैं। यहाँ पर कोर्सेज का लिस्ट दिया हुआ है साइंस और कॉमर्स के अकॉर्डिंग कि आप किन किन कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। 3 इयर्स, 4 इयर्स एंड 5 इयर्स जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसका ये पूरा लिस्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, राइट। देन अगर हम चाहें कि आप कब से इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, देखिए अब ये वीडियो है, अब आई थिंक आपको वीडियो का ऑडियो सुनाई नहीं देगा, देन मैं इस वीडियो को आपको अभी शो नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल शेयर अ लिंक विद साक्षी मैम, जो आपको वो लेटर ऑन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो को। इस वीडियो में ये मेंशन किया गया है कि बच्चा चाहे तो JEE नीट के लिए या ओलंपियाड के लिए 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स स्टडी कर सकता है। अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं,
तो आपको जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो जाए आपकी 10th स्टैंडर्ड की, सो डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स। मेरी ये आप सभी लोगों से कहूंगा कि रिक्वेस्ट है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि रिजल्ट का वेट करते हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको साइंस पढ़ना है, देन गो फॉर इट, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स। बिकॉज मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो हो सकता है कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर 50 या 60% लेके आए हों और 11th 12th के अंदर फोड़ दिया हो, और कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो 10th स्टैंडर्ड में 90-95% लेके आए हैं और 11th 12th में आके डब्बा गुल हो जाता है। सो डोंट थिंक कि 10th स्टैंडर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे आपका साइंस स्ट्रीम लेना चूज करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू मस्ट गो। लेकिन पड़ोसी के बच्चे ने कौन सा स्ट्रीम लिया है वो देखकर आप अपना स्ट्रीम कभी भी चूज मत करना, वरना मर जाओगे, राइट? इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि पड़ोसी ने क्या किया है, मेरे कजिन ने साइंस लिया है तो मैं भी साइंस ले लूंगा, इन गलतफहमी में बिल्कुल मत पड़ना। मैं खुद साइंस के बारे में आपको बता रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस की तारीफ कर रहा हूं, मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि साइंस स्ट्रीम करना बहुत इजी नहीं है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, बस ये हो कि आपको रेगुलर स्टडी जो है वो आपको करना जरूरी होता है, एंड वी आर देयर फॉर यू। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की और मेडिकल की, सपोज अब हमारे यहाँ पे सेक्शन हो गए ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ग्रुप बी मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब यहाँ पर जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है वो पीसीएम को लेता है, जो बच्चा मेडिसिन करना चाह रहा है लाइक एमबीबीएस बीडीएस या जो मेडिकल लाइन में जाना चाह रहा है जो बच्चा, वो पीसीबी को चूज करता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंजीनियरिंग और मेडिकल तो कहां से करना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा बच्चे के माइंड में रहता है कि देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, इंजीनियरिंग की बहुत सारी कॉलेज हैं, मेडिकल की भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं, तो हमें एक्चुअल में कहां से स्टडी करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज कि क्राइटेरिया क्या है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया कि 10+2 पीसीएम, मतलब आप 12th स्टैंडर्ड के साथ में पीसीएम सब्जेक्ट के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, चाहे आपका सीबीएसई हो, गुजरात बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या एनआईओएस हो। एनआईओएस का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राइट? तो आप एनआईओएस बोर्ड के थ्रू भी जा सकते हैं। आफ्टर दैट आपको जेई मेंस एंड जेई एडवांस ये एग्जाम्स देने होते हैं। अब जेई मेन क्या है, तो देखिए 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ में जेई मेंस का जो एग्जाम है एक्सेप्शनली फर्स्ट टाइम ड्यू टू कोविड-19 ये 4 बार होने वाला है इस साल। अदरवाइज रेगुलरली अगर हम बात करें सिंस लास्ट 3 इयर्स जेई मेन का जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवा रही है, एंड ये एग्जाम जनवरी में होता है एंड सेकंड जो होता है वो अप्रैल में होता है। तो 2 बार आपको चांस मिलता है जेई मेंस में अपियर होने का, जिसमें भी आपका परसेंटाइल मैक्सिमम होता है। उस परसेंटाइल के बेसिस पे एक मेरिट बनता है, उस मेरिट में अगर आप आ जाते हैं देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द जेईई एडवांस्ड। एडवांस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं विद गुड मार्क्स, देन आपको इंडिया की वन ऑफ द जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एंट्री लेने का मौका मिल जाता है, लाइक आईआईटीज। अगर आपको आईआईटीज में एडमिशन लेना है, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना है, आईआईएससी ट्रिपल आईसेस में एडमिशन लेना है, देन आपको एडवांस के बेसिस पे वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें अगर मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए आपको 10+2 पीसीबी किसी भी बोर्ड के साथ आप किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे सकते हैं। एंड यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि आपको नीट के एग्जाम देना है। अब मैंने यहाँ पर नीट और एम्स दोनों मेंशन किया है। पहले एम्स का एग्जाम जो है वो अलग होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब नीट के बेसिस पे ही आपको एम्स के अंदर एडमिशन मिल जाता है, बट एम्स इज अ बिग अ ह्यूज थिंग, इसलिए मैंने यहां पर एम्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ना यहां पर मैंने कुछ कैटेगरीज रखी हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के बेसिस पे हमें जिन कैटेगरीज के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है उसके लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेई एडवांस का जब आप एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम्स के बेसिस पे आपको आईआईटीज के अंदर एडमिशन मिल जाता है, ट्रिपल आईटीज के अंदर एडमिशन मिल जाता है, राइट? लेकिन ग्रेड 1 के अंदर जैसे मैंने मेंशंस किया हुआ है कि जितनी भी आईआईटीज हैं वो सारी ग्रेड 1 कॉलेजेस हैं, देन बिट्स पिलानी, देन ट्रिपल आईटीज। मेडिकल के लिए एम्स,
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AFMC। हो सकता है आपने ये नाम पहली बार सुना हो, AFMC का। AFMC का मतलब होता है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में वो बच्चा एडमिशन लेता है जिसे आर्मी के अंदर सर्व करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्मी के अंदर भी अलग डॉक्टर्स होते हैं, उनका मेडिकल हॉस्पिटल होता है, तो वहां पर 40 स्टूडेंट्स हर साल इनटेक किए जाते हैं AFMC के अंदर। देन CMC क्रिश्चियना मेडिकल कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा कॉलेजेस है मेडिकल के लिए। देन ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो जितनी भी इंडिया के अंदर NITs हैं, बिट्स गोवा, हैदराबाद, ये सारी जो कॉलेजेस हैं दे आर ग्रेड 2 कॉलेजेस। नीट के बेसिस पे जितने भी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो सारी कॉलेजेस अच्छी हैं। देन मणिपाल यूनिवर्सिटी है, IP-SET दिल्ली, ये ग्रेड 2 कॉलेजेस की कैटेगरी में है। ग्रेड 3 DICT, PDPU, निरमा, SRM एंड VIT। अब ग्रेड 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर धीरूभाई अंबानी है, निरमा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दीज कॉलेजेस आर ग्रेड 3 मतलब लोअर कॉलेजेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं ग्रेड 1 दैट मींस IITs, और ग्रेड 3 मतलब धीरूभाई अंबानी। मतलब मैंने कंपैरेटिवली आपको ये बता रहा हूँ। अगर हम बात करें कि धीरूभाई अंबानी अच्छा कॉलेज नहीं है तो ये बोलना बिल्कुल बेवकूफी होगी। इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। PDP भी बहुत अच्छा कॉलेज है, निरमा भी इज गुड कॉलेज, SRM, VIT का नाम आप लोगों ने हो सकता है नहीं सुना हो, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो चेन्नई के अंदर है और भोपाल के अंदर भी है। ठीक है, तो ये सारी कॉलेजेस ग्रेड 3 कॉलेजेस में आती हैं। देन ग्रेड 4 कॉलेज दैट मींस लोकल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं एंड मेडिकल कॉलेजेस दैट इज प्राइवेट कॉलेजेस, जहां पर उनका मेन मोटो होता है डोनेशंस पे एडमिशन देना। यहां पर अगर हम देखें तो 2020 तक टोटल 23 IIT कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, एंड जिसमें से अगर हम बात करें IIT कॉलेजेस की तो IITs के अंदर टोटल सीट्स हैं 13,674। मतलब इतने बच्चे जो हैं वो IITs के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, इतनी सीट्स अवेलेबल हैं IITs के लिए। ये कुछ कैंपस के फोटोग्राफ्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं IIT बॉम्बे, IIT BHU भुवनेश्वर, IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर गुवाहाटी, IIT गोवा, IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, कानपुर, जोधपुर, खड़गपुर। तो ये सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कुछ मैंने पिक्स आपको दिखाए। मेडिकल स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो देयर आर 16 कॉलेजेस आर देयर जो एम्स की कॉलेजेस हैं। एम्स जो अपने आप में एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज है एम्स, राइट। सभी जानते हैं कि अगर एम्स में एडमिशन मिल गया तो आपको लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। There are 16 AIIMS colleges right now. 8 AIIMS colleges जो हैं वो अभी अंडर प्रोसेस है, मतलब कि उन पे काम अभी चल रहा है। मतलब इन फ्यूचर 24 AIIMS colleges हो जाएंगी। राइट नाउ 1207 मतलब 1207 MBBS सीट्स हैं AIIMS colleges के अंदर। अगर मैं गुजरात की बात करूं, मेडिकल कॉलेजेस इन गुजरात, तो आप सभी को पता है BJ मेडिकल कॉलेज का नाम सबने सुन रखा हो, बच्चे बच्चे को पता है BJ मेडिकल कॉलेज इज अ वेरी गुड कॉलेज ऑफ गुजरात, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी BJ, सबको पता है, राइट। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस के नाम है। गुजरात की अगर मैं बात करूं स्पेशली बिकॉज वी आर इन गुजरात, तो टोटल 29 मेडिकल कॉलेजेस हैं गुजरात के अंदर, जिसमें से 7 मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट की हैं और 22 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो सेल्फ फाइनेंस की हैं। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मतलब ये है कि आपका एक तो रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है, आप वहां से पास आउट होते हैं तब, एंड सेकंड थिंग इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बहुत बड़ा जोर होता है वहां पर, बिकॉज वहां पर फीस इतनी ज्यादा नहीं होती है। नंबर ऑफ MBBS इनटेक्स इन गुजरात की अगर हम बात करें तो टोटल सीट्स हैं 5360, जिसमें से गवर्नमेंट के अंडर जो आती हैं वो है 1410 और सेल्फ फाइनेंस के अंदर आती है 3950। ये एम्स के कुछ फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं। एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, राइट। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा, अभी तक मैं जो बात कर रहा था सारी ग्रेड 1 कॉलेजेस की बात मैंने की बेटा, आप लोगों के साथ थे यहाँ पे। अगर मैं बात करूं ग्रेड 1 कॉलेजेस में हमें क्यों जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 खराब है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट ग्रेड 1 कॉलेजेस को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए
उसका रीजन ये है कि वहां से जब आप पास आउट होते हो तो आपका जो एवरेज पैकेजेस रहता है दैट इज अराउंड 15 to 20 लाख। मैक्सिमम पैकेज की अगर हम बात करें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली अबव 1 करोड़। अभी रिसेंटली आई थिंक वन मंथ बिफोर एक न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था कि आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट को करीबन 1.7 करोड़ के आसपास का पैकेज ऑफर किया गया है फेसबुक ने। एवरेज प्रिपरेशन टाइम की अगर हम बात करें तो आप 11th और 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। 2 साल का मिनिमम टाइम चाहिए ही चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट द कॉलेज एंड आफ्टर गेटिंग द कॉलेज शॉर्ट कैंपस प्लेसमेंट होता ही होता है। फ्यू सक्सेस स्टोरीज, ये तो कुछ नाम हैं जिनको वर्ल्ड वाइड लेवल पे लोग जानते हैं, बाकी देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम द आईआईटीज। उसमें से सबसे पहला नाम है सुंदर पिचई। आप सभी को पता है कि आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है सुंदर पिचई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है। चेतन भगत, ही इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आईआईएम अहमदाबाद। नंदन नीलकानी, चेयरमैन ऑफ आधार कार्ड, आईआईटी मुंबई से पास आउट है। नारायण मूर्ति, एक्स चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, आईआईटी कानपुर से पास आउट है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो अभी देखिए फीस रेज होने वाली है, बट राइट नाउ अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेंस होता है इन 4 साल में दैट इज अराउंड 4 लाख रुपीज। ये कुछ पैकेजेस हैं जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली से 1.42 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ है, आईआईटी बॉम्बे से 2.1 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ है। सो दीज आर अबाउट द पैकेजेस, राइट। सुंदर पिचई जिनका नाम सभी जानते हैं, नाम ही काफी जिसे हम कह सकते हैं इन वन डायलॉग। तो सी इज द सीईओ ऑफ द गूगल। और नेट वर्थ की अगर हम बात करें तो यू कैन सी 4416 करोड़ इन रुपीज, राइट। कैलकुलेट कर लीजिए डिवाइड बाय 365 करके कि आप 1 डे की कितनी इनकम है इनकी ना। ग्रेड 2 कॉलेजेस की अगर हम बात करें सो एवरेज पैकेजेस वहां से जो ऑफर होते हैं 8 to 15 लाख। 2 साल का मिनिमम टाइम चाहिए। ग्रेड 3 कॉलेजेस में एवरेज पैकेज रहता है 6 to 8 लाख। आप 1 ईयर के साथ भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ग्रेड 4 कॉलेजेस नो जॉब गारंटी, नो फॉर्मल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। आप सीधा एग्जाम दे दो, नहीं दोगे तो भी आपको वहां पर एडमिशन मिल जाता है। बट फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है ग्रेड 4 कॉलेजेस के अंदर। फ्यूचर आपको खुद सिक्योर करना पड़ता है फिर बाद में ना। ये जो कॉलेजेस के हमने बात की इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए या यहाँ पर एडमिशन लेना है उसके लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए ग्रेड 1 के लिए मैंने आपको बताया जेईई मेन एडवांस के थ्रू होता है। ग्रेड 2 दैट मीन्स जितनी भी एनआईटीज हैं या पीडीपीयू है, निरमा है जो गुजरात के अंदर बहुत फेमस है, या डीएसआईटी है, वहां पर जेईई मेंस के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। थर्ड ग्रेड के लिए हम बात करें तो जेईई मेन के बेसिस पे भी मिल जाता है, डोनेशंस पे भी मिलता है और सेपरेट सीट्स भी होती हैं कुछ कॉलेजेस की। और ग्रेड 4 नो फॉर्मल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आप जाएंगे आपको एडमिशन मिल जाएगा। आफ्टर दैट हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए आपको मिनिमम 2 इयर्स का टाइम चाहिए और मेडिकल के लिए भी उतना ही टाइम आपको देना पड़ता है 2 साल का, राइट। हाउ कैन यू गेट दिस सपोर्ट एंड वेयर। अब मैंने आपको कहानी तो पूरी बता दी कि कैसे कैसे आपको पहुंचना है, लेकिन लेके कौन जाएगा आपको वहां तक। आपको ये जो दूरी तय करनी है 2 साल की जो जर्नी है, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि आपको आईआईटीज एनआईटीज जैसी कॉलेजेस में हम एडमिशन दिला सकते हैं, तो ये कॉलेजेस में एडमिशन तक लेके जाने का काम कौन करने वाला है। सो वी आर देयर फॉर यू, Sandeep Patel Group Tuition and IIM Education, we both are going to help you to achieve your targets, to fulfill your dreams. We both are working from 9th, 10th, 11th, 12th standard together. अब हम बात करेंगे, सपोज आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद में 11th और 12th के लिए साइंस स्ट्रीम को चूज कर लिया कि चलो सर हमने साइंस ले लिया, आपने बोला हमको पसंद आया, हमने सोचा कि हमको आईआईटी में एडमिशन लेना है। वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, राइट, तो कोर्स हाइलाइट्स में अगर हम देखें तो कितना टाइम हम आपको देने वाले हैं, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो 4 to 5 डेज इन अ वीक आपको स्टडी करवाई जाएगी। 3 से 4.5 घंटे पर डे का आपका वर्क होगा। बैचेस नॉर्मली हम लोग जस्ट आफ्टर आपकी बोर्ड एग्जाम हम स्टार्ट कर देते हैं।
अगर हम एनालिसिस की बात करें तो एवरी 15 डेज पे टेस्ट होते हैं, टर्म एग्जाम्स आर देयर, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विल बी देयर, ऑनलाइन टेस्ट थ्रू IIM स्कोरिंग ऐप। अब यहाँ पर ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ये फायदा होता है कि बच्चों को हमने पढ़ा तो दिया, लेकिन पढ़ाने के बाद में उनका एनालिसिस करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट एनालिसिस हम कभी भी ये नहीं पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं IIM स्कोरिंग ऐप की, तो IIM स्कोरिंग जो ऐप है, जो मैंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है IIM स्कोरिंग ऐप, इस ऐप के थ्रू बच्चा ये तक पता कर सकता है कि कौन सा कंसेप्ट बच्चे को नहीं समझ में आया जिसकी वजह से उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हुआ है। इतना डिटेल एनालिसिस हम इस एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट आपको एक्सपीरियंस टीम, एक्सपर्ट टीम मिलेगी जो मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जेईई मेन एडवांस की तैयारी प्रॉपर तरीके से आपको करवाई जाती है। ओलंपियाड की तैयारी करवाई जाएगी, केवीपीआई के साथ में ही हम प्रिपरेशन करवाते हैं, राइट। मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, होम असाइनमेंट्स किए जाते हैं, आपका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है उस चीज के लिए, एंड एक परफॉर्मेंस एनालिसिस करवाया जाता है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंसेप्ट, एंड वी ऑलवेज डिस्कस द रिजल्ट विद द पेरेंट्स ऑल्सो। और यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आपको थोड़ा और डिटेल में रिजल्ट्स को और देखना है, मैंने यहाँ पे कुछ ही रिजल्ट शो किए हैं। अगर आपको और रिजल्ट्स देखने हैं देन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट आल्सो फॉर दैट, राइट। ये कुछ टॉपर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स रहे हैं हमारे कुछ प्रीवियस ईयर्स के अंदर, उनका भी रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। और टेक्नोथॉन का जो एग्जाम है वो 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे देते हैं। सो वी आर हियर, Naranpura branch, Bhopal, Chandkheda and Chandlodia. So these are the 4 places where we are there for you. अगर आपको कोई क्वेरी है जिससे कि आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, so you can visit our centers also and you can take a time if you want to meet me personally. In that case आप क्या कर सकते हैं कि आप साक्षी मैम को मैसेज ड्रॉप करके आप वहां पे डेज और टाइम दोनों ले सकते हैं कि कौन कौन से डेज पे मैं अवेलेबल, कौन कौन सी ब्रांच पे रहता हूँ, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास में करीबन 20 मिनट का टाइम है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो है इसको जल्दी कंप्लीट कर दिया। पीपीटीज को मैंने 20 मिनट्स बचा के इसलिए रखे हैं ताकि अब आप अपनी क्वेरीज को, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप 1 by 1 करके पूछ सकते हैं एंड वी कैन रिजॉल्व इट। यस, अगर आपको कोई क्वेरी है देन रेज योर हैंड, आई विल टेक योर नेम एंड then you can ask. Okay, first is Vinith. Yes, Vinith. Yeah, good morning, sir. There is also like GUJCAT, right, for the Gujarat students. So how do we use that examination to take admission in colleges? Okay, for Gujarat, if I say GUJCAT, so basically क्या है कि most of the colleges जो हैं, जिससे मैंने कहा grade 1, grade 2, grade 3 colleges हैं, उस colleges के अंदर आपको जो एडमिशन मिलता है वो जेईई मेंस के बेसिस पे ही मिलता है, बट GUJCAT इज आल्सो देयर। तो GUJCAT के बेसिस पे जो लाइक सर्टेन कोटा रखा होता है कॉलेजेस के अंदर, जैसे निरमा है या पीडीपीयू है या धीरूभाई अंबानी है, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और गुजरात के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट जो गुजरात के अंडर में आती हैं, उन सभी कॉलेजेस के अंदर सर्टेन कोटा होता है कि GUJCAT के बेसिस पे, GUJCAT के मेरिट पे आप अगर फील करते हैं, जिससे जोसा कहते हैं, आप इन फ्यूचर आप इन सब टर्म्स को समझेंगे। जब ऑनलाइन फीलिंग होती है उस टाइम पे आपको आपका मेरिट बनता है, उस मेरिट के अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस और अपनी ब्रांचेस को चूज करते हैं, राइट, जिसमें कुछ राउंड्स होते हैं और उस राउंड्स के बेसिस पे आपको उन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है GUJCAT के बेसिस पे। अब GUJCAT में क्या रहता है कि 40 मार्क्स ईच, मतलब पीसीएम है तो 40 40 40 120 मार्क्स का पेपर रहता है, तो एक वो रहता है, और आपका रहता है बोर्ड, तो वहां पर एक मेरिट बनता है 40-60 का रेशियो लेके, मतलब 60% बोर्ड एंड 40% GUJCAT का एक रेशियो लिया जाता है, तो 60 + 40 करके टोटल 100% पे एक मेरिट बनाई जाती है परसेंटाइल बेसिस पे,
एंड आफ्टर दैट जिसका हाईएस्ट मेरिट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस अलॉट कर दी जाती हैं। तो ये रहता है गुजसेट का पैटर्न। अब कई बच्चे सोचते हैं कि गुजसेट के लिए हमें अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तब तक था जब तक कि गुजरात बोर्ड का सिलेबस सीबीएसई से अलग था, बट अब कैसा है कि गुजरात बोर्ड का जो सिलेबस है और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, बिकॉज गुजरात बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है, राइट? तो सिलेबस इज नॉट डिफरेंट। तो जब हम जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं उसके साथ साथ में आपके गुजसेट की प्रिपरेशन भी हो जाती है। सो जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे को कि बेटा मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, तो जब मैं किसी बच्चे को बोलता हूं कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, दैट मींस उसको एबीसीडी सिखाना इट्स अ वेरी नॉमिनल थिंग, मतलब मुझे सिखाना ही है। तो हमारे लिए ऐसी बात होती है कि अगर मैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन करवाऊंगा तो गुजसेट उसके अंडर ऑटोमेटिकली आ जाता है, लाइक दिस। ओके, नाउ पलक। थैंक यू। थैंक यू बेटा। सर अगर आईटी में जाना है या इनकम अपने जो इन कंप्यूटर्स में जाना है तो उसके लिए क्या गाइड करेंगे आप? ओके, देखिए कंप्यूटर्स और आईटी ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं, सुनने में एक जैसा ही लगता है। अगर आपको प्योर आईटी में जाना है देन आई विल प्रेफर कि आप ट्रिपल आईटी को चूज करें। ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटीज आर देयर। उसकी भी अलग कॉलेजेस हैं जिसमें आपको मेंस और एडवांस के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। सीएस की अगर हम बात करें तो सीएस के लिए जो भी आईआईटीज हैं या एनआईटीज है या बिट्स हैं या जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी में सीएस होता है। लेकिन आईआईटी बॉम्बे वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है सीएस ब्रांच के लिए, मतलब आईआईटी जितनी भी है सबसे अच्छा उसमें से आईआईटी बॉम्बे है। अब सीएस के अंदर क्या होता है कि आपको एग्जाम्स तो वही देना है जेईई मेंस और एडवांस का, लेकिन सीएस के अंदर भी इन फ्यूचर जैसे अगर हम बात करें तो सीएस के अंदर कोई पर्टिकुलर होता है कि कई बच्चे क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें या एथिकल हैकिंग की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चा ये माइंडसेट लेके जाता है कि मुझे एथिकल हैकिंग करना है तो मैं कंप्यूटर साइंस लूं। इट इज नॉट मैंडेटरी। कंप्यूटर साइंस लेके भी आप कर सकते हो एथिकल हैकिंग, अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं लेना है आईटी लेना है तो भी आप एथिकल हैकिंग कर सकते हो। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर कंसर्न है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे यही कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी ब्रांचेस सब डोमेन्स हैं, तो कोई पर्टिकुलर है तो मैं आपको और प्रॉपर्ली बता सकूं उसके बारे में कि लाइक साइबर तो सिक्योरिटी। सर आपने ईआरपी में एसएपी का नाम सुना होगा? सॉरी, ईआरपी में एसएपी का नाम सुना होगा आपने? सैप, यस यस हाँ, यस। हाँ, तो उसमें अगर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अंदर आराम से जा सकते हैं इसी के बेसिस पे। जैसे मैंने आपको बताया एसएपी जो है बेसिकली रोबोटिक्स वगैरह के लिए भी हम लोग कह सकते हैं उसके अंदर यूज होता है एसएपी वगैरह जो है। ये एक्चुअली क्या है कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है, मतलब जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स एंड सॉल्यूशन है बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करता है। तो आपको जाना तो कंप्यूटर साइंस के थ्रू ही इसमें जाना पड़ेगा। तो दैट इज राइट, आप कंप्यूटर साइंस के थ्रू इसमें घुस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो शायद ये फुलिश क्वेश्चन को अपन रिपीट करता हूं मैं, कैन आई गो एसएपी के अंदर अगर मुझे जाना तो कॉमर्स के थ्रू भी जा सकता हूं या मुझे साइंस लेना ही चाहिए? एसएपी के सर अंदर मुझे एग्जैक्टली इतना आइडिया नहीं है कि सिर्फ साइंस वाला ही कर सकता है या नहीं कर सकता, बट इतना मुझे पता है कि साइंस वाला कर सकता है। और मेनली इसमें क्या है कि एसएपी जो है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक उसमें कॉमर्स वाले होते हैं भी जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं लाइक जिसमें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम आता है या इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो काम आता है, फिर वहां पे कॉमर्स स्ट्रीम का कम हो जाता है पूरा मामला, बिकॉज ये पूरा क्लाउड बेस्ड है। आई थिंक मुझे एसएपी का बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता है, सो मैं आपको रॉन्ग ट्रैक पे लेके नहीं जाऊंगा इसके बारे में बिल्कुल भी। मुझे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपने ईआरपी वगैरह बताया, हाँ जी, जो क्लाउड ईआरपी वगैरह है इसके अंदर, राइट? ठीक है, थैंक यू सर। नाउ Vritika. Sir, if we want to take group B, how much preparation we need for it? बेटा इट इज नॉट लाइक दैट कि कोई एक चार्ट बना दिया गया है एंड वी कैन से कि इतना घंटा आप पढ़ना पड़े। सी इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 घंटे में ही कर लेते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 घंटे में कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स। अगर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है तो हो सकता है कि आप 2 मिनट में लिख लेते हो, कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो उसी पैराग्राफ को लिखने में 15 मिनट लगाएगा, राइट?
सो मैं ऐसा सर्टेनली ये नहीं कह सकता कि आपको इतना ही टाइम पढ़ना पड़ेगा. इट इज नॉट लाइक, इट इज अप टू यू कि आप कितना जल्दी चीजों को ग्रैब कर रहे हो, कितना जल्दी आप समझ पा रहे हो. और आइडियली अगर हम देखने जाते हैं, सो ईच सब्जेक्ट हम लोग ये कहते हैं कि आपको 1.5 घंटे का टाइम देना चाहिए. तो अगर आपको मेजर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें पीसीबी, तो आपको 4.5 घंटे का मिनिमम इनपुट एवरी डे देना होगा अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो. राइट? Okay, sir. या शुभम. Yes, sir. Sir, I am interested in automation and robotics engineering. So, how much percentage should I get in 12th standard, and where are its colleges in Gujarat? देखो, आपने बताया रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है? तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज अ गुड स्कोप फॉर द फ्यूचर. तो आपने चूज तो बहुत अच्छा किया है. दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे, कितने परसेंटेज होने चाहिए. तो देखो, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आपको करना है, देन आई विल प्रिफर कि आप बहुत अच्छी कॉलेज से करें, लाइक आईआईटीज या एनआईटी से ही करें पहली चीज. बिकॉज वहां से करेंगे तो ही आपको एक वो नॉलेज मिल पाएगी जो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. दूसरी चीज परसेंटेज. तो देखिए, जेई मेंस के लिए अगर हम बात करें तो बोर्ड के अंदर मिनिमम 75% लाना जरूरी होता है. इट इज मैंडेटरी. अगर आप एडवांस के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं तो वहां पर एक क्राइटेरिया है कि बोर्ड के अंदर 75% लाना जरूरी है. तो मिनिमम 75% तो आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले पाएंगे. और आपने बोला कि कहाँ पर कॉलेजेस हैं, तो जितनी भी आईआईटीज हैं वो सारी अच्छी कॉलेजेस मानी जाती हैं. जितनी भी आईआईटीज हैं, ये सारी जो कॉलेजेस हैं, उसे हम ये कह सकते हैं कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए बहुत अच्छी हैं. जिसमें आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इलाहाबाद, जो मुझे ध्यान है, जो अच्छी मानी जाती है. ये 3 तो मुझे ध्यान है. और इससे ऊपर अगर आपको जाना है, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द अब्रॉड, देन आपने MIT का नाम सुना होगा, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इफ यू आर प्लानिंग फॉर द अब्रॉड, तो एक काम ये हो सकता है, जनरली जो मैं बच्चों को प्रिफर भी करता हूँ, कि अगर आपको फॉरेन जाने का बहुत चाव है, जिसे कह सकते हैं, तो आप यहाँ से, मतलब कि इंडिया से अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग कीजिए, एंड मास्टर्स के लिए आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज को प्लान कीजिए, जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको GRE का एग्जाम देना पड़ता है. अगर आप अच्छी कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो GRE का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन. उसके बेसिस पे आपको अच्छी कॉलेज मिल जाती है एंड स्कॉलरशिप भी मिलती है उन कॉलेजेस में. ओके? Yes, sir. सर, और गुजरात में गेट एग्जाम से हम एडमिशन ले सकते हैं गुजरात में कौन सी ऑटोमेशन एग्जाम से? कॉलेज? सॉरी, गुजकेट के बेसिस पे डेफिनेटली. मैंने अभी एक स्टूडेंट को एड्रेस किया, उसमें मैंने बताया डेफिनेटली यू कैन टेक एडमिशन इन गुजरात आल्सो. बट गुजरात गुजसेट के बेसिस पे जो कॉलेजेस आपको मिल रही हैं, वो बहुत टॉप की कॉलेजेस नहीं है. और हो सकता है कि आपने जो बताया ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, तो वहां पर हो सकता है अवेलेबल भी ना हो वो ब्रांचेस. बिकॉज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाईफाई चाहिए, तो हो सकता है अभी अवेलेबल ना हो. इन फ्यूचर जब हो सकता है आप पास आउट हो, उस टाइम पे अवेलेबल हो, देन इट कैन बी चांसेस. बट बिफोर यू एंटर फॉर दैट, आप एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि वो जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपको जो कोर्स चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है. Okay, sir. Sir, can you give me the list of the colleges of automation and robotics engineering in Gujarat? ओके, यू कैन गेट इट फ्रॉम गूगल. बेटा, आप सिर्फ गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो भी आपको ये चीज तो मिल जाएगी. आप गूगल पे सिर्फ सर्च कर लीजिए गुजरात के अंदर. हार्डली मुझे लग रहा है कि गुजरात के अंदर जो कॉलेजेस होंगे वो सारी प्राइवेट ही होंगी. गवर्नमेंट में चांसेस कम ही है, जहां तक मुझे ध्यान है. ओके सर. Yeah. तो गुजरात में नहीं मिल रहा था इसलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, गूगल पे नहीं मिल रहा था. गुजरात में चांसेस बहुत कम है कि ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की कॉलेजेस हो, बिकॉज ये एकदम नई चीज है. बट जो इसके लिए जो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर कॉलेजेस का सेटअप ही इसी चीज के लिए किया गया. जैसे मैंने बताया, एक IIIT मैंने आपको बताया, राइट, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया. फिर एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज इन हैदराबाद. इसमें ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है, जो हैदराबाद में है.
Anyone? Okay, clear, sir. beta? Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. Now, सर विनोद बोल रहा Manav. हूँ। Okay, Manav Vyas. Good morning, sir. Good morning. Sir, I am interested in artificial intelligence. So, Okay. which college you are preferring to go for that? See, artificial intelligence, particularly कोई branch मैं नहीं बता सकता हूँ, but आप जैसे CS और IT करेंगे, जैसे मैंने खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, राइट? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक सब्जेक्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको पहले बैचलर करना होता है एंड आफ्टर दैट आप मास्टर्स कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कोर के अंदर, इसे हम कहते हैं कोर सब्जेक्ट लेना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको एक कोर्स लेके मतलब आपको उस पर मास्टरी करनी पड़ेगी बाद में। सो लाइक जैसे मैं आपको बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप कोई भी अच्छी कॉलेजेस हैं जो IIT NITs के थ्रू आप जिसमें जा सकते हैं, आप उसको प्रिफर कीजिए। इवन धीरूभाई अंबानी भी है और निरमा भी है वहाँ पे, दैट इज ऑल्सो गुड। Okay, sir. या उसके अंदर आपको कोर ब्रांच लेनी पड़ेगी बाद में जाके, जैसे हम कह सकते हैं ना कि सपोज कंप्यूटर साइंस, तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक कुछ लोग हार्डवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, मास्टर्स करते हैं, फिर कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मास्टर्स करते हैं। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सब पार्ट है। सो AI के लिए BE IT अच्छा रहेगा या BE CS इज बेटर? सॉरी, AI करना है तो पहले जो बेसिक ग्रेजुएशन करना है वो अच्छा है या IT अच्छा है? सर बेसिक ग्रेजुएशन मतलब कि आपको CS वगैरह चूज करना चाहिए, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटली डिपेंड्स ऑन कोडिंग। तो CS के बाद ही आप प्रेफर करूंगा मैं आपको। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है? होता है सर, डेफिनेटली होता है, बट इतना ज्यादा क्या है, अभी IT को आप देखेंगे तो 2003 से लेके 2009 ये 6 साल का जो फेज था, वहां पर IT का एक बूम था सर। अब आप देखेंगे ना तो IT भी इतना ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब अभी इतना ज्यादा स्कोप नहीं रहा है IT के अंदर, बिकॉज CS जो है वो कहीं ना कहीं IT को रिप्लेस कर ही रहा है, क्योंकि जो काम IT वाला बंदा कर रहा है वो काम CS वाला बंदा कर ही लेता है। इसलिए IT का उतना ज्यादा मैं अब इंक्लिनेशन नहीं रखने के लिए कहूंगा, बिकॉज वेन एवर वी आर चूजिंग अ ब्रांच, तो हम अभी क्या चल रहा है ट्रेंड में उसे देखकर कभी भी ब्रांच चूज नहीं करनी चाहिए। देखिए आपका बच्चा 10th में है, 11 12 मतलब 21 22, उसके बाद में 4 साल इंजीनियरिंग मतलब 2026 में पास आउट होगा, और उसके बाद 2 साल या 1 साल का मास्टर्स, तो 2027 मतलब 2027 में कौन सी ब्रांच का स्कोप होगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अभी ब्रांच चूज करनी चाहिए। मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को 3-4 साल पहले बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी में एंट्री लेने के लिए कहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज मुझे पता है कि आने वाले टाइम में जो वॉर होगी वो वायरस से होने वाली है, और वहां पर सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी आप देखो बायोटेक की डिमांड एकदम शूट होने लग गई है, राइट? तो उस चीज को ध्यान में रख के हमेशा चूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट तीर्थ व्यास। सर D2D करे या फिर 12th के बाद डिग्री करे तो डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, बट प्रिफर मैं करता हूं हमेशा 12th के बाद डिग्री करना। पहले मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। डिप्लोमा टू डिग्री, आप 10th के बाद पहले डिप्लोमा करते हैं और उसके बाद डिग्री करते हैं। अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो आपको 3 साल डिप्लोमा में जाते हैं और उसके बाद 3 साल आपको इंजीनियरिंग में जाता है, बिकॉज आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है डिग्री के अंदर अगर आप डिप्लोमा से डिग्री में जा रहे हैं तो एक ये हो गया, 3 + 3 6 हो गया। और अगर आप 10th के बाद 11 12 और 4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको 2 + 4 6 हो गया, राइट? तो वहां पर भी 6 साल हो गए, मतलब टाइम ड्यूरेशन सेम लग रहा है। बट प्रेफरेंस मैं इसलिए देता हूं बिकॉज डिप्लोमा के बाद डिग्री के लिए जाने की जो कॉलेजेस है, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो अच्छी हैं वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब आपका जो स्कोप है बहुत अच्छी कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग करने का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है। सो आई वुड प्रिफर कि हमेशा 11 12 के बाद ही इंजीनियरिंग करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। Now, anyone? सर विनोद बोल रहा हूँ, पलक का फादर।
जी सर. Sir, it would be good if you can share some deck specially for IT. I think there are a lot of questions coming around IT, information technologies, computer science, robotics, and all those things. Okay. So if you can share some deck around that, that will be really helpful. Sure sir. So we can do one thing for the CS, IT and robotics automation के लिए हम लोग स्पेशली एक अलग से वेबिनार कर सकते हैं. So उस टाइम पे जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे, so we can guide them accordingly. हम ये भी कर सकते हैं, राइट? बिकॉज अभी वैसे हमारे पास टाइम बहुत कम है. सो पर्टिकुलरली हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे उस दिन, ऐसा भी हम कर सकते हैं. Yes sir. Is it fine sir? Yeah, sure. Yeah, thank you sir. Okay, अंकित. सर आईआईटी में कौन सी फील्ड स्ट्रीम्स होती है इंजीनियरिंग में? सॉरी सर आईआईटी में कौन सी स्ट्रीम्स होती है इंजीनियरिंग में? आईआईटी में कितनी ब्रांचेस हैं या स्ट्रीम्स हैं, राइट? शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि देयर आर 40 ब्रांचेस, 40 ब्रांच हैं जिससे थ्रू आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं टोटल. हमें जो पता है वो है सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमेशन, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, पेपर, केमिकल्स, ये सब पता है जो बड़ी बड़ी हैं. बट इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं, देयर आर 40 ब्रांचेस आर देयर जिसके थ्रू आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर सकते हैं. बिकॉज ये 40 ब्रांच जो हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ आईआईटीज में ही अवेलेबल है और उसमें बहुत कम सीट्स होती हैं. लाइक पेपर डिजाइनिंग की भी इंजीनियरिंग होती है, कुछ लोग फिजिक्स के अंदर इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स के अंदर इंजीनियरिंग करते हैं. तो देयर आर 40 ब्रांचेस आर देयर बेटा. ओके. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीच में डिफरेंस पता है आप में से किसी को? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ. कई लोग आप में से आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के अंदर वो ये होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हाई वोल्टेजेस पे काम होता है एंड लो फ्रीक्वेंसी पे काम होता है. हाई वोल्टेज एंड लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी पे काम होता है और लो वोल्टेजेस पे काम होता है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राइट? ग्रेट. अब किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है बेटा? एनीवन हैज एनी क्वेरी? Because we are now going to end our session. Ayushi. Sir, if I choose biology, then what are the various profession or stream which should be appropriately I can choose? देखिए, आप अगर पीसीबी के थ्रू जाते हैं मेडिकल के लिए, सो जो मेजर है दैट इज एमबीबीएस, बीडीएस, फिजियोथेरापी, बी फार्मेसी, एंड आफ्टर दैट डेयरी लाइन के जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी लाइंस में भी कुछ कोर्सेज होते हैं. देन बीएससी इज देयर. बीएससी बहुत सारी चीज़ों में होती है, लाइक बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी इन बायोटेक. तो ये सारी, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस. अगर आप में से किसी को सीआईडी ज़्यादा पसंद है, जिसमें आप फॉरेंसिक के बारे में जानना चाहते हैं कि मर्डर हुआ, कैसे हुआ, कितने टाइम पहले हुआ, तो आप फॉरेंसिक भी चूज कर सकते हैं. उसके लिए आपको बीएससी एमएससी करना पड़ता है. कविश. Sir, if I am planning to go abroad, I have to choose which line? बेटा अब्रॉड जाना है, लेकिन वहां पे जाके करना क्या है उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए. तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि व्हाई यू आर गोइंग टू अब्रॉड? Sir, for study. That's fine. कि स्टडी करना है, बट लाइक इन विच फील्ड स्टडी? मतलब इंजीनियरिंग करने के लिए या मेडिसिन फील्ड के लिए, बिजनेस के लिए, या 10th के बाद ही सीधा फॉरेन जाना है आपको? No sir, no sir. 12th के बाद जाना है? हाँ सर. ओके, तो 12th के बाद आपको जाना है, तो आप वहां पे जाके ग्रेजुएशन करना चाहते हो. लाइक अगर मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सो आप यू शुड गो जर्मनी.
अगर आपको CS या IT की तरफ जाना है देन यू शुड गो टू द US, राइट? तो इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीज मतलब आप कौन सी ब्रांच चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग भी फॉरेन में कौन सी जगह जाना है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं उसके बारे में कि आपको पर्टिकुलरली क्या करने जाना है, स्कोप मतलब क्या आपको वहां पे ओपन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा बेटा। ओके सर। ठीक है। मानव, Sir, can we get this recording? for that you need to ask to Sandeep sir, he will tell you about it. I don't know about it sir, I can't tell you about it. Shubham Modi, Sir, which is the best country for automation and robotics engineering? USA. USA. Yes. Sir, in computer line, which line means, sir, in computer studies, which line have more scope? Means डिजिटल सिक्योरिटी एंड डेटा हैंडलिंग। जैसे कि आप जानते हैं अगर आप में से कोई फॉरेन में आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव रहते हो तो अभी आपने सुना होगा डेटा साइंस एनालिसिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। डेटा साइंस एनालिस्ट इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो आप में से हर बच्चे को साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग का कोर्स करना ही चाहिए, बिकॉज आप दूसरे के सिस्टम को हैक या सिक्योर नहीं कर पाओगे लेकिन आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर पाओगे, बिकॉज आने वाले टाइम में हर 10 सेकंड पे एक साइबर अटैक होने वाला है। मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूं बट दिस इज द रियलिटी आई एम टेलिंग यू। ठीक है। और जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं वो सभी एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो आप बताना चाहूंगा, रिलायंस कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को एक बच्चे ने हैक किया था, तो रिलायंस कंपनी के ऑनर ने उस बच्चे को जेल नहीं भेजा बल्कि उसी को हायर कर लिया अपनी कंपनी के लिए। समझ में आ रहा है? सो यू मस्ट, अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं देन आई विल डेफिनेटली से कि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग यू शुड गो फॉर इट। विनीत सर ये प्रेजेंटेशन मिलेगा क्या हमको? संदीप सर से मैं पूछ लूंगा बेटा, अगर वो अलाउ करेंगे देन डेफिनेटली विल गेट इट। ठीक है, थैंक यू। या ना आई होप कि प्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो गई होगी एंड होपफुली आप सभी के जो डाउट्स हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल अगर देखिए क्या होता है कि तुरंत कई बार डाउट्स नहीं आते, कुछ बच्चों के डाउट्स ना थोड़ी देर बाद आते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेरी आता है देन यू कैन कांटेक्ट साक्षी मैम, साक्षी मैम विल कांटेक्ट मी एंड देन वी विल कांटेक्ट ईच अदर। फाइन, ओके एवरीवन। सो आई होप कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी एंड व्हाई यू शुड गो फॉर साइंस स्ट्रीम वो आपको क्लियर हुआ होगा, राइट? वेदांत सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग? दोनों एक ही चीज है बेटा, देयर इज नो मच मोर डिफरेंस। ओके सर। Okay, fine. So I am ending this session here and thank you so much everyone. Thank you so much, sir. Bye, sir. Yes. सर आप मुझे होस्ट बना दीजिए ना वापस। Just a minute मैम। किस नाम से है मैम? साक्षी या नारायणपुरा ऑफिस, दोनों में से किसी को बना दीजिए। नारायणपुरा ऑफिस को मैंने बना दिया होस्ट। ओके, ठीक है। Okay, I'm leaving now. Thank you so much everyone for your support and I hope कि मैंने आपकी queries जो है उसको resolve किया है। Okay, bye bye everyone. We will meet soon. Thank you, Vishwajit sir. Thank you so much sir for giving me this opportunity to represent. जो लोग कॉमर्स में भी कंफ्यूज है और कॉमर्स का सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं वो लोग कंटिन्यू रहिएगा मीटिंग में।
होप आपको साइंस का पूरा इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा, Yes, sir. राइट? अब Right. हम 2 मिनट्स के अंदर कपिल सर को ज्वाइन करेंगे मीटिंग में, जो आपको पूरा 11th एंड 12th कॉमर्स के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप अपने आप को तैयार कर सको साइंस और कॉमर्स के लिए, और उसके बाद एक डिसीजन पे आ सको कि भी हमको आगे अपना कैरियर किस तरह से बढ़ाना चाहिए। साक्षी मैम? जी सर। अच्छा, अभी कॉमर्स के कुछ बच्चे अलग से ज्वाइन कर रहे हैं कि इनको ही कंटिन्यू करना है? नहीं, एक आधा बच्चा अभी राज है, ये लोग अभी एडमिट हुए, बाकी अच्छा। होते हैं तो मैं ऐड करती हूँ। और कपिल सर ऑलरेडी है मीटिंग में चलो, अभी जस्ट। तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि अभी थोड़े वेट करूं? दे दीजिए सर। इट इज 11:07 नाउ, तो आप दे दीजिए। स्टार्ट कर दूं ना? जी। अशोक ओके, सर भी हैं और ठीक है। कपिल सर है ना लाइन पे? कपिल सर और अशोक सर दोनों हैं। चलो ठीक है, ओके। और होप कि आपको साइंस के लिए सब क्लैरिटी हो गई होगी पेरेंट। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि 10th स्टैंडर्ड तो पक्का अपने लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम रुकना नहीं चाहते हैं, हम चलना चाहते हैं। और इस क्रिटिकल टाइम में हम अपने आपके जो बच्चों का, हमारा स्टूडेंट और आपके बच्चे के जो कैरियर है उसके प्रति पूरा सभान है और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो है कपिल सर, प्रोपराइटर ऑफ प्रयत्न एकेडमी, और वो पूरा हमारा संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशन का प्रयत्न एकेडमी के साथ कोलैबोरेशन है फॉर कॉमर्स सेक्शन, जिसमें 11, 12 कॉमर्स एंड 12 कॉमर्स के बाद बहुत सारे कोर्सेज लाइक यूपीएससी, जीपीएससी, बैंकिंग, ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हमने साथ में सैप, नाटा, एनडीए, एनआईएफटी सब कोर्सेज स्टार्ट कर दिया। तो संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशन जो है वो एक एसपीटी हब बन चुका है, जहाँ पे स्टैंडर्ड 5 से लेके आपके बच्चे का जब तक कैरियर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपको सैप्ट, नाटा, एनडीए और एनआईएफटी का भी एक सेमिनार करने जा रहे हैं, जो राजा सर कंडक्ट करेंगे। बहुत आपने नाम सुना होगा राजा सर, आरआई दवे, शिवनंदी क्रॉस रोड पे उनका इंस्टीट्यूशंस है। सो अभी हम सिर्फ कॉमर्स की बात करेंगे, 11th एंड 12th कॉमर्स। सो न टाइम बिगाड़ते हुए कपिल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपको हैंड ओवर करता हूं और आप बच्चों को प्लीज कॉमर्स के बारे में पूरा अपनी एजुकेशन सिस्टम से लेके, अपनी पैटर्न से लेके बच्चे अपना कैरियर कैसे कर सकते हैं कॉमर्स में, उसकी प्लीज नॉलेज दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। कंटिन्यू प्लीज। Yes, sir. Good morning, students. Students, this is Kapil sir from this side. Welcome everyone to the very important session which is going to decide your career. Students, ये एक ऐसा आज का वेबिनार है, मैं सेमिनार तो नहीं कहूंगा क्योंकि वैसे ये सेमिनार होता है यूजुअली, लेकिन अब ये वेबिनार हो गया है। हम समय के साथ बदल रहे हैं, आप लोग भी बदल रहे हैं, हम लोग भी बदल रहे हैं। ये सब चीजें हम लोग लास्ट ईयर क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे, और आज हम लोग लैपटॉप्स, मोबाइल्स और कंप्यूटर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। समय है स्टूडेंट्स, समय हमको सिखाता है कि किस तरीके से अपने आप को बदलना है। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज है आप लोगों की लाइफ के लिए। अब तक आप लोगों को कहीं पे कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तक जैसा स्कूल का सिस्टम आप लोगों को चलाता चला गया, आप लोग उसके साथ चलते चले गए। बट ये एक ऐसा क्रूशियल स्टेज आप लोगों की लाइफ में आता है 10th स्टैंडर्ड, जहां पे आपको यहाँ से एक डायरेक्शन लेना होता है। साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, डिप्लोमा लेना है, अब्रॉड जाना है, कहाँ जाना है। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है आप लोगों के लिए डिसीजन लेने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, आई मस्ट थैंक टू संदीप सर कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी है कि आप लोग अच्छे से अपना कैरियर डिसाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बताऊं कि कॉमर्स है क्या। आज स्टूडेंट्स, आप दुनिया की जितनी भी लीडिंग कंपनी सुन रहे हैं, चाहे वो आप लोग फेसबुक के बारे में सुन रहे हैं, चाहे वो आप लोग अमेजोन के बारे में सुन रहे हैं, चाहे वो आप लोग रिलायंस के बारे में सुन रहे हैं,
चाहे वो आप लोग ICICI के बारे में सुन रहे हैं, चाहे वो आप लोग HDFC के बारे में सुन रहे हैं या डोमिनोज के बारे में सुन रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम लोग सुबह से लेकर रात तक में दिन में 1 या 2 बार तो इन कंपनीज का हम लोग नाम लेते ही हैं, सुनते ही हैं, और शायद इन कंपनीज को हम लोग यूज भी करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जितनी भी लीडिंग कंपनीज हैं दुनिया की, उन सभी लीडिंग कंपनीज को चलाने का जो काम है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे ही करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कॉमर्स है जो आप लोगों का कैरियर, हाउ टू रन अ बिजनेस, एक बिजनेस कैसे चलाए, उसके लिए आपको ट्रेन करने का काम कॉमर्स करता है। आप लोग स्टूडेंट्स बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक के अंदर जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफिसर्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। आप लोग रेलवेज में जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफिसर्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जो बहुत वास्ट है, ये बहुत बड़ा फील्ड है जो आप लोगों को कैरियर बनाने की कई सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। वो आपको डिसाइड करने का मौका देता है कि आप कहां पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रयत्न एजुकेशन इज डूइंग दिस जॉब सिंस 2007। पिछले 13 सालों से लेके हम लोग यही काम कर रहे हैं। वी आर स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बैकग्राउंड। हमारी पूरी टीम, पूरी की पूरी कॉमर्स ट्रेंड लोगों की टीम, स्पेशलाइज्ड हर सब्जेक्ट की फैकल्टी प्रोवाइड करने वाला हमारा इंस्टीट्यूट। हम लोग पिछले 13 सालों से 10,000 से ज्यादा बच्चों को हम लोग कॉमर्स के लिए ट्रेन कर चुके हैं। कई सारे बच्चे हमारे यहाँ से CA बन चुके हैं, कई सारे बच्चे कंपनी सेक्रेटरीज बन चुके हैं, कई सारे बच्चे आज हमारे यहाँ पे ट्रेन होके और फाइनेंशियल ऑफिसर्स कंपनीज के अंदर बन चुके हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे आज बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो पिछले 13 सालों से हमारी प्रयत्न एजुकेशन यही एफर्ट्स डाल रही है कि जो भी बच्चा कॉमर्स ले रहा है वो कॉमर्स में अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सके। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग गुजरात बोर्ड की बात करें तो गुजरात बोर्ड के अंदर हमको 7 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड होते हैं। वन इज अकाउंटेंसी, अदर इज स्टैटिस्टिक्स, देन इज BA, that stands business administration, then is economics, then is English, then is Gujarati or Hindi, that is optional, and the last one is computer. ये बात ही गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स की। अगर हम लोग CBSE के स्टूडेंट्स की बात करें तो इन CBSE accountancy will be compulsory, economics plus statistics, there is a combination of these 2 subjects in CBSE, ये भी कंपलसरी आता है, BST कंपलसरी आता है, एंड इंग्लिश इज कंपलसरी। ये 4 सब्जेक्ट आपके CBSE में कंपलसरी रहते हैं, एंड CBSE में बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, PE, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने गुजरात बोर्ड के और CBSE बोर्ड के आपको सब्जेक्ट्स बताए, इन सभी सब्जेक्ट्स की प्रयत्न एजुकेशन इकलौता इंस्टीट्यूट है पूरे अहमदाबाद के अंदर जो हर सब्जेक्ट का एक स्पेशल फैकल्टी प्रोवाइड करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, कि हमारे सारे फैकल्टीज बोर्ड में पेपर चेक करने के लिए जाते हैं। सो ये स्टूडेंट्स को हमारे जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का पूरा नॉलेज स्टूडेंट्स को मिल सकता है। स्टूडेंट्स, आपको हर फैकल्टी ये बता सकता है कि आपके कहाँ पे बोर्ड में मार्क्स आएंगे, लेकिन हमारे फैकल्टीज आपको ये बताते हैं कि आपके बोर्ड में कहाँ कहाँ पे मार्क्स जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मार्क्स आने का तो सभी बता सकते हैं, लेकिन हमारे कहाँ कहाँ पे मार्क्स कटते हैं ना, ये हमारे फैकल्टीज फोकस करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, पिछले 13 सालों से लेके कई सारे बोर्ड के रैंकर्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। स्टूडेंट्स, सभी सब्जेक्ट के अंदर हमारे बच्चे 9900, चाहे वो अकाउंटेंसी है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, BST है, BA है, इंग्लिश है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट्स हमारे कई सारे बच्चे 90 मार्क्स और 85 के अबव लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, हमारी पैटर्न ऑफ वर्किंग ये रहती है प्रयत्न एजुकेशन की, मंडे टू संडे वी आर वर्किंग। हमारा छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। संडेज भी वी आर टेकिंग लेक्चर्स,
And most important thing, we are taking 2 exams in a week. हम लोग एक हफ्ते में 2 एग्जाम्स लेते हैं, चाहे बच्चा 11th स्टैंडर्ड में है चाहे बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है। हम लोग दोनों स्टैंडर्ड पे सेम फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग ये बिलीव करते हैं कि 11th एंड 12th जो है वो आप लोगों का बेस है। अगर आपके पास 11th एंड 12th में अच्छा नॉलेज है तो ये आपके फ्यूचर को बिल्ड करेगा, ये आपका बेस बनाएगा। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप अपने फ्यूचर को अच्छे से स्ट्रांग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी पूरी टीम इसी चीज पे फोकस करती है। हर सब्जेक्ट का अलग पर्पस के साथ स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रयत्न एजुकेशन है वो प्रयत्न एजुकेशन इतने ईयर्स से लेके सक्सेसफुली कॉमर्स के अंदर रिजल्ट्स जो है बच्चों को वो डिलीवर कर रहा है। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे लॉन्ग लेक्चर्स भी हमारे यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। डाउट सॉल्यूशन हर टाइम पे, जब जब एग्जाम है उस एग्जाम से पहले डाउट सॉल्यूशन, और बोर्ड एग्जाम से पहले 6-6, 7-7 घंटे के लॉन्ग लेक्चर्स रखे जाते हैं, इसी पर्पस के साथ के बच्चों का पूरा रिवीजन भी हो सके और उसके साथ साथ बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स हम लोग अच्छे से क्लियर कर सकें। स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न के साथ पिछले 13 सालों से हम लोग सक्सेसफुली अपने रिजल्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, 11th और 12th जब आप लोग स्टूडेंट साइंस लेते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जब आप कॉमर्स में आते हैं तो कॉमर्स के अंदर इनमें से कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं। इसलिए हमारी फैकल्टीज इसी चीज पे काम करती है कि जब बच्चों के सब्जेक्ट्स नए हैं तो उनको ग्राउंड लेवल से लेके बच्चों को उस हर सब्जेक्ट के अंदर ट्रेन करना, उन बच्चों को टेक्सचुअल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना, ये स्टूडेंट्स हमारा काम है, ये हम लोग करते आ रहे हैं। अभी आप लोगों को शायद पता नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं, बजट हमारे यहाँ पे जनवरी महीने में एवरी ईयर बजट आता है। स्टूडेंट्स, बजट से पहले हमारे यहाँ पे बच्चों के सेशंस किए जाते हैं कि बजट में क्या आएगा, और बजट आने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है कि जो बजट में आया वो हमारी कंट्री पे कैसा इम्पैक्ट डालेगा। मतलब हमारी पूरी टीम सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज पे नहीं जाती है स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में से नॉलेज नहीं, हम लोग कभी उस पर काम नहीं करते हैं। वी आर वर्किंग थ्योरिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल बेसिस, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉमर्स इतना ब्यूटीफुल और इतना वाइड फील्ड है कि जो पूरा का पूरा हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। इसीलिए हमारी हर फैकल्टी यही कोशिश करती है कि हर बच्चे को टेक्सचुअल नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन टेक्सचुअल नॉलेज के साथ बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। बैंक कैसे काम करती है उसका पूरा ट्रेनिंग हमारी फैकल्टीज देती हैं स्टूडेंट्स। किस तरीके से प्राइजेस को डिसाइड किया जाता है, एवरीडे बेसिस पे आप लोग देखते हो बेटा पेट्रोल की प्राइस चेंज होती है, तो वो पेट्रोल की प्राइस कैसे चेंज होती है ना, वो भी हमारी फैकल्टीज आपको ट्रेन करती हैं। आप खुद बता सकते हो कि हाँ अगर पेट्रोल की प्राइस बदली है तो किस रीजन से बदली है। उस लेवल तक का काम हमारी फैकल्टीज आपके साथ करती हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आपको तैयार करने के लिए, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। आज स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के बाद हमारे कई सारे बच्चे जब सीए के लिए, एमबीएस के लिए, फाइनेंस के लिए जाते हैं जब, तो वहां पे हमारे बच्चे डिफर होते हैं बाकी सबसे। वो रीजन यही है कि हमारी फैकल्टी सिर्फ टेक्स्ट बुक पे काम नहीं करती हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। स्टूडेंट्स, सक्सेस के पीछे रीजन एक ही है कि रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स, नो हॉलीडेज, पूरे साल में दिवाली के अलावा कोई हॉलीडेज नहीं, जो पब्लिक हॉलीडेज आती हैं वो छुट्टियां ले लेते हैं, बाकी मंडे टू संडे पूरा वर्किंग रहता है। रेगुलर एग्जामिनेशन, रेगुलर एनालिसिस एंड रेगुलर अपडेशन टू पेरेंट्स, जो भी एग्जाम लिया गया उसका अपडेशन, जो एग्जाम होने वाला है उसका अपडेशन, हर छोटी से छोटी चीज पेरेंट्स को बताई जाती है, ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ पे वीक हो रहा है, कहाँ पे लैग कर रहा है। दिस इज द स्टूडेंट्स पैटर्न ऑफ वर्किंग ऑफ प्रयत्न एजुकेशन, जो हम लोग पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं। हम संदीप सर के साथ पिछले 3 साल से एसोसिएटेड हैं और 3 साल से बहुत अच्छे से
स्टूडेंट्स हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा एजुकेशन बच्चों को, आज भले ऑनलाइन है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हमारी फैकल्टीज बच्चों को 100% अपने लेक्चर्स, एग्जाम्स और एग्जाम्स के रिजल्ट्स को डिलीवर करने की पूरी एफर्ट्स डाल रही हैं। स्टूडेंट्स, मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं अशोक सर, मैं उनको बोलूंगा कि वो कुछ कंटिन्यू करें। प्लीज अशोक सर। Ashok sir, are you there? Yes, I am there, sir. Please, sir. Good morning, students. It's really wonderful having you all here. And a big thanks to Kapil sir and Sandeep sir for letting me this opportunity to be with you. कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, कपिल सर ने मेजरली सब कुछ बता दिया है. More than anything, I would like to tell you कि why Prayatna SPGT is different from other institutions. यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट में रट्टा मारना नहीं सिखाया जाएगा. You will be given concepts of everything. That is the key component of our success. अगर 13 सालों में 10,000 से ज्यादा बच्चे हमने पढ़ाए हैं, ट्रेन किए हैं, जो आज डिफरेंट कंपनीज में हैं. एग्जाम्पल दूं तो थक जाऊंगा. आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं. भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का गुजरात हेड हमारा स्टूडेंट है. जो बच्चा पूरी गुजरात के ऑपरेशंस हैंडल करता है भारतीय एक्सा के, वो हमारा स्टूडेंट है. तो ऐसे तो ढेरों अचीवर्स हैं हमारे, और हमारी यही चाहत होगी कि फ्यूचर में आप भी हमारे अचीवर्स में से एक बने. स्टूडेंट, जैसे कि कपिल सर ने बताया, करियर्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है. अगर आपके साथ करियर्स हमको डिस्कस करने हो तो उसके लिए एक अलग वेबिनार हमें लेना पड़ेगा, बिकॉज ट्रिमेंडस करियर्स आर देयर, काउंटलेस. कॉमर्स ऐसी स्ट्रीम है जो दुनिया के हर बिजनेस में है, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो. आप दुनिया की जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें बिना कॉमर्स के उस ऑर्गेनाइजेशन को चला पाना इम्पॉसिबल है. कितनी भी इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, उसको चलाने का काम, उसको स्मूथली रन करने का काम कॉमर्स स्ट्रीम करता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरे ही सब्जेक्ट का दूंगा. आई टीच इंग्लिश. स्टूडेंट्स, ओवर द इयर्स यू मस्ट हैव गॉन थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश. Majority of the students face difficulty in grammar. Why? Because they are made to remember rules all the time. But again, as I told you, not only in accountancy and statistics and economics and BA, even subjects like English are covered with the concept of grammar without rules. So you will be given concepts of each and everything. जैसे कि सर ने आपको बताया, live budget discussions होती हैं हमारे क्लासरूम से. स्टूडेंट्स अपना फीडबैक देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बाद कि सर इस बजट स्पीच में हमें ये पॉइंट्स अच्छे लगे, जैसे कि किसी चैनल पे बैठे हुए एनालिस्ट हो. इतना प्रोफिशिएंसी लेवल इंक्रीज करने में हम बिलीव करते हैं. आपको सिर्फ कॉमर्स ही नहीं, उसके साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपका लिटरेचर वर्क, आपकी प्रेजेंटेशंस, ये सारी कवर होती हैं. हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए मॉक इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इन केस आप 12th के बाद कहीं जॉब के लिए जाएं तो आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है वो भी सीखने को मिले. इट्स नॉट जस्ट कॉमर्स. आई वुड लाइक टू से इट्स अ करियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. देयर इजंट मच टू से अबाउट कॉमर्स बिकॉज इट्स अ वेरी बिग फील्ड, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी if you join us. Over to you, Kapil sir. स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी को भी कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज यू कैन आस्क अस. अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन्स हैं कि हमें किस तरीके से अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है या कैसे सेलेक्ट करना है, अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क अस स्टूडेंट्स. One more thing I would like to add. सर ने जो बताना रह गई, SPGD आपको क्या एडवांटेज दे देता है ना. सी, इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट गिवन बाय संदीप सर. आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है. SPGD अपने सारे स्टूडेंट्स को SPGD मोबाइल ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट देता है. उसमें आपके लिए कई सारे लेक्चर्स, ऑलमोस्ट लेक्चर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं. तो से फॉर एग्जांपल आपका
स्कूल के अंदर कोई सडन एग्जाम डिक्लेयर हो गया, अब आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। फोन पे आप फैकल्टी से कितने डाउट सॉल्व करवाओगे, लेकिन आपको टॉपिक पूरा रिवाइज करना है, तो वहां पे अपलोडेड वीडियोस भी हैं फैकल्टीज के, जो आप देख सकते हैं, जहां पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो इट्स अ रियली इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ संदीप सर, एंड ही डिजर्व्स a big thank for it. Over to you, sir. Yes, students, please, if you are having any queries regarding commerce, regarding its career, तो you can ask, जो कि कॉमर्स के कैरियर का एक अलग से वेबिनार होने ही वाला है। See, it's a very vast field. कॉमर्स के बारे में within 20 minutes, 30 minutes या 40 minutes कहना, it is a very difficult thing because there are wide career opportunities post 12th in commerce. तो उसके लिए एक अलग से पूरा हम लोग वेबिनार कंडक्ट करेंगे। बट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग कॉमर्स, तो प्लीज यू कैन आस्क स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, प्लीज। Okay, Sakshi ma'am, are you there? हाँ जी सर। साक्षी मैम, हमने उनको पूरा कॉमर्स का पैटर्न बता दिया है, एंड आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को कोई डाउट है कॉमर्स को लेके, क्योंकि कैरियर के तो हम लोगों ने डिस्कशंस किए नहीं है। उसके लिए सर ने बोला है, संदीप सर ने, कि एक अलग से वेबिनार हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो अगर बच्चों को कोई भी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स, तो अगर आपको किसी भी टाइम पे कोई क्वेरी आ रही है कहीं डिसीजन लेने में, आपको हमारी हेल्प चाहिए, साक्षी मैम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मी एंड अशोक सर आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप किसी भी टाइम हमसे डाउट्स किसी भी चीज के, आपके कैरियर के डिसाइड करने, फ्यूचर के डिसाइड करने हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जब आप लोग कोई भी डिसीजन लें 10th के बाद का, कि इधर टू गो विद साइंस और कॉमर्स और एनी अदर फील्ड, तो बहुत आराम से सोचने समझने के बाद आप लोग डिसीजन लें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि यही डिसीजन आप लोगों की लाइफ को चेंज करेगा। तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि इमीडिएटली कोई भी डिसीजन लाने, टेक अ टाइम, 10 days 15 days। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हमसे मिलिए, विश्वजीत सर से मिलिए, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। साइंस में जाना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में जाना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। हम आपको हर टाइम पे हेल्प करने को तैयार हैं। सिर्फ आपको साक्षी मैडम को बता देना है। साक्षी मैडम, आपको अगर पर्सनली आना है तो आप पर्सनली आ सकते हैं। साक्षी मैडम आपको टाइम बता देंगे, हमसे टाइम पूछ के हम आपको पर्सनली मिलके आपका जो भी गाइडेंस है वो हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, बाकी आप लोग जिस इंस्टीट्यूट में हैं अभी और जिस इंस्टीट्यूट के साथ आप लोग आगे अब जुड़ने वाले हैं, वो पूरी कोशिश यही करते हैं कि हर बच्चे को हम लोग अपना 100% देके हर बच्चे को ऐसा ट्रेन कर सकें कि वो बच्चा अपना अच्छा फ्यूचर बना सके। स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश यही होती है कि हर बच्चा हमारे यहाँ से जब पास आउट होकर निकले तो वो एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा नॉलेज लेके हमारे वहां से निकलना चाहिए, ताकि वो बच्चा जिस भी फील्ड में जा रहा है, चाहे वो सीए बन रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग कर रहा है। आज स्टूडेंट्स हमारे कई सारे बच्चे इंडियन अकाउंटिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वो अलग अलग फील्ड्स में अपना कैरियर बना रहे हैं। हमारी कोशिश यही होती है एज अ प्रयत्न एजुकेशन कि जो भी बच्चा हमारे साथ कॉमर्स में आ रहा है, वो हर बच्चा अपना कॉमर्स से एक अच्छा बैकग्राउंड लेके निकले, एक अच्छा फ्यूचर लेके निकले। उसी कोशिश के साथ हम लोग प्रयत्न एजुकेशन पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट पूरे अहमदाबाद में कि जो स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज पे काम करता है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज प्रोवाइड करे। वी आर दी ओनली वन कि जहाँ पे हम लोग हर सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं। उसके पीछे सोच है हमारी कि कोई भी सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को हर सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज मिलना चाहिए। उसी पर्पस के साथ हम लोग स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड फैकल्टी देते हैं कि जो फैकल्टी इन डेप्थ नॉलेज
हर बच्चे को प्रोवाइड कर सके। स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स आ रहे हैं सब्जेक्ट्स को लेके, कैरियर को लेके, तो हमारा अलग से वेबिनार होगा। सब्जेक्ट्स को लेके, इवन बोर्ड्स को लेके, स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है ना कि कुछ बच्चे सीबीएसई में होते हैं, सेंट्रल बोर्ड में होते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोच होता है कि हम लोग 11th-12th में आके गुजरात बोर्ड में चले जाएं। तो अगर ऐसा भी किसी को कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो हमारी टीम आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल है। आप सिर्फ एक बार साक्षी मैडम से टाइम ले लें, साक्षी मैडम हमसे टाइम लेके आपको बता देंगे, हम ऑफिस पे मिलेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो सारी क्वेरीज हम आपकी सॉल्व कर देंगे। स्टिल स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट हो, जैसे किसी को ऐसा है कि नहीं मुझे 12th के बाद ये कैरियर सिलेक्ट करना है तो सर मैं क्या करूं, अगर ऐसा किसी को डाउट है तो स्टूडेंट्स प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर एक डाउट है। यस प्लीज बेटा। सर अगर मैं सीए बन गया तो सर बाद में व्हाट इज माय जॉब सर, मतलब मुझे क्या करना होगा सीए बन के बाद में? देखो बेटा, एज अ सीए हमारा क्या काम होता है, उसमें दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप किसी कंपनी के अंदर एज अ सीए जॉब कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब खुद की प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि आप अपना ऑफिस ओपन करेंगे कि जहां पे लोग आपके पास आएंगे अपने अकाउंट्स लिखवाने के लिए। स्टूडेंट्स, हर एक बिजनेसमैन को अपने अकाउंट्स रखने पड़ते हैं, तो वो अकाउंट्स सीए मेंटेन करता है। दैट इज द ड्यूटी, दैट इज द वर्क। मतलब आपको दो अल्टरनेटिव मिलते हैं। जब आप सीए करते हैं तो आपको दो अल्टरनेटिव मिलते हैं। पहला अल्टरनेट आपके पास ये होता है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर एज अ जॉब सिलेक्ट करें, या दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी खुद की ऑफिस ओपन करके और इंडिपेंडेंटली, जहां पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली अपना प्रोफेशन जो है वो रन कर सकते हैं। एम आई क्लियर बेटा? यस सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट बेटा। और किसी को स्टूडेंट्स प्लीज ऐसे डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। Sir, can you please explain the subjects of commerce briefly, Gujarat Board and CBS? Yes, Gujarat Board में there are 7 subjects. One is accountancy, other is statistics, next is BA, that is business administration, next is economics, English, Gujarati/Hindi and computer. अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, दोनों में कॉमन रहता है गुजरात बोर्ड और सीबीएसई में। अकाउंटेंसी हमको ये सिखाता है कि एज अ बिजनेसमैन हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस वी आर डूइंग। हम कई बार गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, हमारे कई सारे खर्चे होते हैं, कई सारी जगहों से पैसा हमारे पास आता है, तो उन सभी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना ये अकाउंटेंसी का काम है। स्टैटिस्टिक्स, आप लोग जो डेटा हैंडलिंग सुनते हैं बेटा, आज आप लोग न्यूज देखते हैं, न्यूज में बोला जाता है कि आज कोरोना के इतने पेशेंट हैं, तो दैट इज द वर्क ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का काम है ये सारे डेटास को कलेक्ट करना। पॉपुलेशन कितना है, बर्थ रेट, डेथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब का सब कैलकुलेशंस करना ये स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का काम है। कई सारे बच्चे अपना स्टैटिस्टिक्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स में भी आज अपना करियर बना रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स बीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग सीबीएसई में बीएसटी कहते हैं, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको बिजनेस के बारे में नॉलेज देता है कि अगर आप बिजनेस अपना रन कर रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या किसी कंपनी के अंदर आप एज अ मैनेजर ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे, वो कंपनी को मैनेज करते हुए या अपने बिजनेस को मैनेज करते हुए आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये हर एक चीज आपको बीए एंड बीएसटी सब्जेक्ट जो है वो सिखाता है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स, हमारी पूरी दुनिया ये सब्जेक्ट चलाता है। आज हम लोग स्टूडेंट्स पैसा कमाते हैं और पैसा खर्चा करते हैं, वो पूरा इकोनॉमिक्स है। पैसा कहां से आया, कैसे जाएगा, लोगों के पास पैसे कैसे आएंगे, लोग उन पैसों को कैसे खर्चा करेंगे, कैसे चीजों की दाम फिक्स होते हैं, कैसे गोल्ड का रेट फिक्स होता है, कैसे पेट्रोल का रेट फिक्स होता है, ये सब कुछ चीजें पूरी दुनिया के अंदर जो पैसा घूम रहा है स्टूडेंट्स, जो हमारी जेब से निकल के किसी और की जेब में और किसी और की जेब से निकल के हमारी जेब में, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट बताता है। इंग्लिश, स्टूडेंट्स आप लोग सालों से पढ़ते ही चले आ रहे हैं, जो इंग्लिश दोनों जगह पे कॉमन है। गुजरात बोर्ड के अंदर गुजराती और हिंदी में ऑप्शन दिया जाता है।
जो बच्चे गुजराती लेना चाहते हैं वो गुजराती ऑप्ट कर सकते हैं, जो हिंदी लेना चाहते हैं वो हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर, जिसके बारे में आप लोगों को स्टूडेंट्स पता ही है। अब कई सालों से लेके कंप्यूटर आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका क्लास एडवांस होता चला जाता है, इंग्लिश, गुजराती, कंप्यूटर, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप में धीरे धीरे एडवांस होते चले जाते हैं। क्योंकि 12th के बाद कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश के अंदर अपना कैरियर बनाते हैं। मास कम्युनिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, मास कम्युनिकेशन के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर वो लोग अपना कैरियर बनाते हैं। तो वो बच्चे 11th एंड 12th में एडवांस इंग्लिश सीख के और अपना कैरियर बना सकते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गुजराती और हिंदी पढ़ के उनको ऐसा होता है कि नहीं हमको उसमें कैरियर बनाना है, तो 12th के बाद वो लोग अपना वहां पे भी कैरियर बना सकते हैं। कंप्यूटर के रिलेटेड तो आज इतनी सारी फील्ड्स आप लोगों के पास ओपन है, कंप्यूटर साइंस से लेके रोबोटिक्स, एवरीथिंग। तो जो बच्चा 11th एंड 12th में एडवांस लेवल का कंप्यूटर सीखता है वो जाके आगे अपना कंप्यूटर के अंदर भी फ्यूचर बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक ब्रीफ मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया कि कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपको क्या सिखाएंगे। ये मैंने आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। और डाउट्स हो तो प्लीज स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं। Sir, and which is preferable to take after 10, CBSE, GSEB or CBSE? सी इसमें क्या होता है बेटा कि आपके पास दोनों अल्टरनेटिव्स रहते हैं। आप गुजरात बोर्ड से जाएं कि सीबीएसई बोर्ड से जाएं, मैं आपको दोनों में फर्क बता देता हूं। हमारे यहाँ पे क्या है बेटा कि अगर आपको गुजरात के अंदर ही रहना है तो जब आप 12th के बाद कॉलेज लेवल की एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर बीकॉम और बीबीए इन गुजरात कॉलेजेस, मतलब जो गुजरात यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस हैं, तो वहां पे क्या होता है सीबीएसई के लिए सिर्फ 15% सीट्स ही रिजर्व रहती हैं। 85% सीट्स जो होती हैं वो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं। लेकिन अगर आपका 12th के बाद प्लानिंग है कि मुझे मास्टर्स में ही जाना है, जो 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, अगर मुझे उसमें ही जाना है तो फिर आप सीबीएसई से अपना 12th कंप्लीट करो या गुजरात बोर्ड से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप गुजरात से बीकॉम या बीबीए करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आपको गुजरात बोर्ड ही सिलेक्ट करना चाहिए। क्लियर बेटा? यस सर। ग्रेट स्टूडेंट्स, और आपके प्लीज डाउट्स हो तो पूछिए। इट इज अ गुड थिंग अगर आप लोग डाउट पूछेंगे। यस बेटा प्लीज। सर बीबीए और एमबीए का आगे चल के स्कोप है? बहुत। अशोक सर इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे बिकॉज ही इज हैविंग डबल एमबीए डिग्री। प्लीज अशोक सर। बेटा बीबीए एमबीए के साथ साथ पूरी कॉमर्स स्ट्रीम का स्कोप है, बिकॉज पूरी दुनिया को चलाने वाला कॉमर्स है, तो कॉमर्स का तो स्कोप है ही है। बीबीए एमबीए आज ग्लोबल करियर्स बन चुके हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए उसे कई सारे डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है, और यही काम जो हमारी एमबीए की स्पेशलाइजेशंस करती है। आपका जो बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है ना बेटा, वो 5 हिस्सों में बटा होता है: मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, एचआर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पांचों की 5 एमबीए की स्ट्रीम्स है। एमबीए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका टाइम न कभी गया था न कभी जाएगा। आज से लगभग 20 साल पहले जब मैंने ये सपना देखा था कि मुझे एमबीए करना है, तब भी मार्केट में एमबीए की डिमांड थी, और आज 20 साल बाद जब हम ट्रेन करते हैं एमबीए के स्टूडेंट्स को, तब भी मार्केट में एमबीए की डिमांड है। हाँ, ये मायने रखता है कि आप अपना एमबीए कहां से करते हैं। जितनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, जितना अच्छा आपका स्कोर, उतने अच्छे आपके पैकेजेस। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कैट क्रैक किया था वे बैक इन 2005। हाँ, 2005 में मैंने कैट क्रैक कर दिया था, एंड आई वेंट टू एनएसबीएम, नेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दिल्ली। वो इंडिया का 13th बेस्ट एमबीए कॉलेज है। आई डिडंट हैव दैट मच ग्रेड्स कि मैं आईआईएम्स में जा सकूं, लेकिन एनएसबीएम गया। And at that point of time in 2008 when I had completed my MBA, I was offered a package of around 6 lakhs per annum, जो आज की डेट में भी कई जगहों पे नहीं मिलता है। हमारे बैच में ऐसे भी थे जिनको 10-10 लाख रुपए का पैकेज उस जमाने में मिल गया था। आज एनएसबीएम का बेसिक पैकेज 18-20 लाख रुपए का होता है। तो आप किस इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हैं उसका बहुत इंपैक्ट होता है बेटा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एमबीए में करियर बनाना चाहते हैं तो अब एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देश के 2 आईएम्स, आईएम इंदौर एंड आईएम बैंगलोर,
2 इंस्टीट्यूट्स इंटीग्रेटेड एमबीए ले आई है, मतलब 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए और सीधे एमबीए में जुड़ जाइए, कोई कैट नहीं, कुछ भी नहीं, 5 साल वहीं से पढ़ाई करिए एंड देन यू आईएम पास आउट। आईएम के पास आउट्स के पैकेजेस के बारे में बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए तो न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन पे हेडलाइंस बना करती हैं कि आईएम के पास आउट को इतना पैकेज मिला। सर अगर हम एमबीए बन जाते हैं तो हमें अपनी जॉब में क्या करना होता है? See, it's a very wonderful question that you asked बेटा, कि आप अगर एमबीए बन जाते हैं तो आपको अपनी जॉब में क्या करना होता है। जैसे मैंने बताया बेटा कि एमबीए के अंदर मेजर 5 स्ट्रीम्स है। आजकल तो खैर कई सारे इंस्टीट्यूट्स वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स भी दे रहे हैं, लेकिन मैं 5 स्ट्रीम की बात करूंगा क्योंकि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अलग चला गया, जिसको होटल मैनेजमेंट कहा जाता है, इवेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। तो बेसिकली आपको जो 5 स्ट्रीम्स है बेसिक, मैं उनकी जानकारी दे देता हूँ। अदरवाइज एमबीए में भी आजकल 30 से ज्यादा फील्ड्स हो गई हैं जो पॉपुलर है। अब से फॉर एग्जांपल आप एमबीए मार्केटिंग करती हैं, तो आपका काम होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान करना, आपके प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाना, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में इजीली पहुंचाना, मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, तो आपको उस तरह के टास्क मिलते हैं। अगर आप एमबीए फाइनेंस करते हैं तो आपका काम ये बहुत बेसिक लेवल से शुरू होता है। व्हेन यू आर रिक्रूटेड, यू आर नॉट रिक्रूटेड डायरेक्टली एज अ मैनेजर। मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई सारे बच्चों को ख्याल होता है, मेरा भी ख्याल हुआ करता था कि बस जब एमबीए खत्म होगा तो बस किसी बड़े से बैंक में डायरेक्ट मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं बैंक का मैनेजर बन जाऊंगा, ब्लेजर पहन के रोज सुबह ऑफिस जाऊंगा, a cup of coffee will be there, 4 meetings will be there, 4 डॉक्यूमेंट पे साइन किया, we are back home। नो, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो आप जूनियर लेवल से एंट्री करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका कोर वर्क जो होता है वो होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फाइनलाइज करना। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हर साल अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है ना? यस उसमें सर। कई सारी चीजें हैं जो एक्चुअली आपको नहीं खरीदनी होती हैं, फिर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर वो फ्लैश हो रही होती हैं और आप वो चीज सस्ती है इस वजह से उठा के आ जाते हो। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। एक और जोरदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताता हूं आपको। आप कभी भी किसी भी मॉल में जाइए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोर बट अ मॉल, जैसे हिमालय मॉल चले जाइए या अल्फा वन चले जाइए, इनके सुपरमार्केट में आप एंटर करेंगे ना बेटा, तो सब्जियां और अनाज एकदम पीछे पड़ा रहता है, आगे आगे आपके सामने वो चीजें पड़ी रहती हैं जो यूजुअली घर के लिए काम की नहीं है, लिमिटेड काम की है। जैसे घर के लिए आपको 1 किलो डिटर्जेंट चाहिए होता है, सर्फ एक्सेल, लेकिन वो आपके सामने 6 किलो का पैकेट रख देते हैं और बोलते हैं ₹100 ऑफ, और आप उस 100 रुपए के चक्कर में वो उठा के आ जाते हैं घर पे, जबकि आपको पता भी नहीं है कि वो 6 महीने चलेगा। इतने ज्यादा पैसा खर्चे कि आपकी नीड नहीं थी। लेकिन ये काम मार्केटिंग वालों का होता है कि आपको ल्यूर करें, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और प्रोडक्ट बेच दें। आप क्या सोचते हैं, टेलीविजन पे आने वाले एक्टर्स टूथब्रश, फेस क्रीम ये यूज करते हैं? दे अट्रैक्ट यू, दैट दीज आर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। समझे बेटा? बिग बॉस में आने वाला ट्विस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में पॉपुलराइज किया जाए, ये बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है। उसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है कंपनी के अंदर फाइनेंस को स्मूथली मेंटेन करना। कंपनी के पास कभी पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए, कंपनी का कलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, कंपनी का फंड अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, कंपनी के अंदर पैसा अगर पड़ा है तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आपको बता दूं, कॉमर्स आपको सिखाता है कि पैसा घर पे तिजोरी में रख के मल्टीप्लाई नहीं होता, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई होता है। आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं और आप उसे एफडी में रखते हैं तो आप फायदा नहीं, आप नुकसान कर रहे हैं। आप उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको मुनाफा मिले। तो ये आपको फाइनेंस सिखाता है। एचआर मैनेजमेंट का काम होता है एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट। किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा एम्प्लॉय सही है, किस एम्प्लॉय को कैसी ट्रेनिंग देनी है, क्या सिखाना है, क्या करवाना है। एचआर एग्जीक्यूटिव इतने टैलेंटेड होते हैं कि उन्हें यह भी पता होता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी डिमांड रखने वाला होता है। तो एचआर एग्जीक्यूटिव का काम बेसिकली कंपनी के अंदर स्टाफ को अच्छे से मेंटेन करना होता है, सैलरी करना, प्रमोशन के आइडियाज, ये सारा काम एचआर मैनेजमेंट करता है। तो आपको मैंने बता दिया फाइनेंस, आपको मैंने बता दिया मार्केटिंग, आपको मैंने बता दिया एचआर। अब आता है सेल्स।
सेल्स डिपार्टमेंट का मैक्सिमम फोर्स यही होता है कि मैक्सिमम सेल की जाए, अलग अलग तरह के आइडियाज, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग एंड सेल्स मिल के काम करते हैं, दे कैन नॉट गो अलोन। मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों मिलके काम करते हैं। और आखिर में आता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये चारों लोग एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स काम कर रहे हैं, इनको सिंक में रखने का काम, एक साथ चलाने का काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। टू बी प्रिसाइज, जैसे मैं कहूं तो एक बड़े बिजनेस के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारी कंट्री को ले लीजिए, तो एक प्राइम मिनिस्टर के कितने सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सबसे अपडेशन लेना, भाई तुमने अपना काम ठीक से किया, तुमने अपना काम ठीक से किया, ये रिकॉर्ड कर लेना, और कंपनी की स्मूथ वर्किंग का ध्यान रखना, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। आई होप आपका सवाल क्लियर हो गया उन्नति। यस सर। और है ना सर, एमबीए हार्ड होता है कि इट्स इजी? देखो बेटा, ये आपने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन किया है। देखिए, मैं आज आप लोगों के साथ, आप बच्चों के साथ एक दिल की बात शेयर करना चाहता हूं। जिस सब्जेक्ट में तुमको इंटरेस्ट आता है ना बेटा, वो इजी है। तुम में से जिसको बायोलॉजी पसंद है उसको कॉमर्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिसके मन में है कि यार मैं ये, आप अपना इंक्लाइनेशन कैसे डिसाइड करें मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिसको लोगों से काम निकलवाना आता है, भाई मेरे पास अगर टास्क मिला तो मैं इसकी भी हेल्प ले सकता हूं, इसकी भी ले सकता हूं और काम खत्म कर सकता हूं। आई एम मेड फॉर एमबीए, आई एम मेड फॉर एमबीए। एमबीए में यही कोर वर्क होता है। स्टडीज अपने लेवल पे इंटरेस्टिंग है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एमबीए टफ है, क्योंकि एमबीए इंटरेस्टिंग है। एमबीए के सब्जेक्ट्स में जितना सीखने को मिलता है, चाहे कॉर्पोरेट लॉ हो, चाहे इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, आपको यकीन नहीं होगा एमबीए की पढ़ाई करते करते आप मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट भी बन जाएंगे। आपको यह भी पता चल जाएगा कि मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति नेक्स्ट क्या करने वाला है। आप भाप पाएंगे लोगों। दुनिया भर की जितनी भी इकोनॉमीज हैं, उन सबको मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के बिना चलाना नामुमकिन है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही आईआईएम्स में एमबीए पास करते हैं बच्चे, उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करके ले जाती हैं। आई वाज आल्सो हायर्ड बाय टोयोटा, बट माय इंक्लिनेशन वाज इन टीचिंग, सो आई गिव अप दैट जॉब एंड स्टार्टेड माय वर्क एज अ टीचर। ओके ओके तो सर। ये हार्ड नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। यस बेटा उन्नति। सर अगर हम एमबीए और बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? लाइकवाइज इट्स ऑल अबाउट मैथ्स या और कोई भी सब्जेक्ट होते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, वहां पे लॉ भी होगा, वहां पे स्ट्रीम भी आपकी डिसाइड करेगी। से फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस पढ़ रहे हो तो फाइनेंस और कॉस्टिंग आएगा आपके सिलेबस में, इंटरनेशनल ट्रेड आएगा, टैक्सेशन आएगा। ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये सिर्फ मैथ्स नहीं है। एंड आपको मैं बता दूं, अकाउंटेंसी इज नॉट अ सिंपल मैथ्स। अकाउंटेंसी एक कॉन्सेप्ट पे चला करता है। अकाउंटेंसी मैथ्स से डिफरेंट है। हाँ, गेम नंबर्स का ही है, लेकिन वहां पे मैथ्स का कोर फंक्शन 4 चीजों तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अकाउंटेंसी में आपको रूट, स्क्वायर रूट्स नहीं निकालने पड़ेंगे, समझे बेटा? तो टैक्सेशन आपको सिखाता है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप अपना आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे आप लोग, तो आप अपना आईटीआर खुद ही फाइल कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको टैक्सेशन सिखाता है। लॉ आपको कैपेबल बनाता है कि अपने अधिकारों के बारे में जानो। तो इट्स नॉट अबाउट जनरल मैथ्स। इवन मैथमेटिक्स का कहूं तो एक ही पोर्शन है उसमें, दैट इज कॉस्टिंग। उसके अलावा ज्यादा आपको मैथमेटिक्स मिलेगा नहीं। हाँ, नंबर्स होंगे बिकॉज कैलकुलेट करना पड़ता है, बट दीज आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो इट्स, जैसे मैंने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है बेटा। उन्नति? यस सर। गॉट इट बेटा? यस सर। ओके, थैंक यू। एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? यस स्टूडेंट्स, अगर किसी को डाउट्स है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं बेटा।
इट वाज अ गुड सेशन, मतलब कई सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि दे आर थिंकिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई मस्ट appreciate the way you are giving time to your future, so it's a Sir? very good thing, students. Yes beta. Sir, as you told about the integrated courses, so are there any other colleges in Gujarat which offer integrated courses except of IIM? अपने यहाँ पे ना बेटा एक बीके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, एंड निर्मा 2, एंड नारायणा बिजनेस स्कूल, ये 3 अपने यहाँ पे अहमदाबाद में काम करते हैं, जो आपको इंटीग्रेटेड एमबीए की ट्रेनिंग देते हैं, पर्टिकुलरली इन अहमदाबाद ओनली। अगर आपको अहमदाबाद में ही रहना है बेटा, तो ये 3 है जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, बीके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, देन नारायणा बिजनेस स्कूल एंड निर्मा, ये तीनों को आप टारगेट कर सकते हैं। So which is more advisable, integrated? Obviously, yes, integrated बेटा। See, पुराने टाइम में बेटा बीबीए एमबीए किया जाता था, इट वाज अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, लेकिन आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेटेड है। अब इंटीग्रेटेड क्यों है बेटा? क्योंकि उसमें 5 साल आपको प्योरली मैनेजमेंट सिखाया जाता है। तो आज मुझे अगर किसी बच्चे को एमबीए प्रेफर करना है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आफ्टर 12th आप डायरेक्टली इंटीग्रेटेड एमबीए में ही चले जाइए, वो ज्यादा प्रेफरेबल है। और उसमें क्या होता है बेटा कि एक बार आपने 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे दी, तो सीधा आप 5 साल के एमबीए में चले जाएंगे, फिर आपको बीच में और कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। Okay sir. Yes बेटा। Sir, how is integrated MBA different from just an MBA? सी दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, लेकिन क्या होता है बेटा कि एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, वहां पे क्या होता है ना कि आप 3 साल बीकॉम या बीबीए करके फिर 2 साल का एमबीए करते हैं। तो बेसिकली आप देखने जाओ बेटा, तो आपको मास्टर्स का जो नॉलेज है ना, जो बिजनेस का नॉलेज है, वो आपको सिर्फ 2 साल ही मिलता है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड एमबीए है, वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, पहले साल से लेके आपको उस मैनेजमेंट लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। तो वहां पे आपको पूरे 5 साल मिलते हैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए। अशोक सर प्लीज। बेटा उन्नति, आपको पता है दुनिया में सबसे प्रेशियस चीज क्या है? No sir. टाइम। आप अगर इंटीग्रेटेड एमबीए करते हैं तो 5 साल में एमबीए खत्म, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल एमबीए के लिए जाते हैं तो 3 साल बीकॉम या बीबीए की तैयारी, फिर 1 से 2 साल जब तक आप कैट क्लियर करो और अच्छे कॉलेज में जाओ, और उसके बाद एमबीए। मतलब ट्रेडिशनल एमबीए 6 से 7 साल ले लेता है टोटल, ग्रेजुएशन को इंक्लूड करूं तो, और इंटीग्रेटेड एमबीए 5 साल, गेम सेट एंड डन। तो जैसे जो करियर अपॉर्चुनिटी आपको 23 साल की उम्र में मिल सकती थी, वो आपको 25 या 26 साल में मिलेगी अगर आप ट्रेडिशनल एमबीए के लिए जाना चाहते हो। दैट्स व्हाई इंटीग्रेटेड एमबीए इज अ प्रेफरेबल ऑप्शन, बिकॉज वो आपको सीधे, मतलब आपको बीच में एक और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं करना है। इधर यू डू बीबीए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, इफ यू वांट टू अपीयर फॉर एमबीए तो आपको इंटरनल जो उसकी एंट्रेंस एग्जाम है वो तो देनी ही पड़ेगी, उल्टा और बड़े लेवल पे देनी पड़ेगी, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। यूगेट के लिए बहुत कम बच्चे आते हैं, जबकि कैट के लिए, क्योंकि कैट के लिए तो साइंस स्ट्रीम से भी बच्चे आ रहे हैं, आर्ट स्ट्रीम से भी बच्चे आ रहे हैं, समझे बेटा, हर स्ट्रीम से। डिप्लोमा वाले बच्चे भी कैट की प्रिपरेशन करते हैं, आजकल डॉक्टर्स एमबीए कर रहे हैं। मेरा खुद का एक फ्रेंड है डॉक्टर मनोज कोडवानी, उसने एमबीबीएस करने के बाद एमबीए किया कैट के थ्रू। So there are people who are doing, तो वहां पे एक तो कंपटीशन बढ़ जाता है, कॉलेज पसंद का मिलना और बहुत सारी दिक्कतें होती है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है? समय कम, लेकिन ये अच्छी चॉइस करने का फायदा। 5 साल और 6 से 7 साल, ये मेजर डिफरेंस आ जाता है अगर आप इंटीग्रेटेड और ट्रेडिशनल में जाते हैं। Okay sir. यस स्टूडेंट्स, और किसी को डाउट्स हो तो प्लीज पूछिए बेटा। Sir, is it compulsory that we have to score bachelor's degree for any master's degree? यस कंपलसरी बेटा। Okay. अगर आप इंटीग्रेटेड में भी जाते हैं बेटा, तो वो आपको 2 डिग्री देंगे, एक बैचलर्स होगी एंड एक मास्टर्स होगी, क्योंकि मास्टर्स कोई भी होता है ना बेटा, वो बैचलर्स के बिना कभी नहीं मिलता है। तो आपको कोई भी मास्टर्स डिग्री करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू टेक बैचलर्स डिग्री, देन एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर मास्टर्स डिग्री। Okay sir, thank you sir. यस बेटा। स्टूडेंट्स और कोई क्वेरीज आप लोगों को?
आई होप स्टूडेंट्स मेजोरिटी आप लोगों के क्वेरीज सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन फिर भी बेटा आप लोगों को कहीं पे कोई भी क्वेरीज आ रही हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट टू ऑफिस, यू कैन कॉन्टेक्ट टू साक्षी मैम. साक्षी मैम हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके आपकी एक मीटिंग डिसाइड कर लेंगे. और फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके पेरेंट्स को कोई डाउट्स हैं, आप प्लीज उनको लेके आइए. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प ईच एंड एवरीवन स्टूडेंट्स. साक्षी मैम, साक्षी मैम, I think Sakshi ma'am is there. Yes, Sakshi ma'am, बच्चों के डाउट्स हो गए हैं. अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप एक ऐसा वेबिनार रख दीजिएगा या ऑफिस में बुला लीजिएगा, हम आके वहां पे उनको गाइड कर देंगे. Yes ma'am. सर. Yes. सर आपने बोला था ना कि करियर ऑप्शन के लिए एक वेबिनार होगा, तो सर वो कब होगा? वो बेटा आपको जल्दी साक्षी मैडम या संदीप सर आपको अपडेट दे देंगे. वेरी सून वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, मे बी नेक्स्ट संडे और उसके बाद वाला संडे. वो आपको अपडेशंस साक्षी मैडम से या संदीप सर से मिल जाएंगे. ओके सर, थैंक यू. ओके बेटा. साक्षी मैम जी प्लीज. मैम कंप्लीट हो गया है तो वी कैन कंप्लीट. ओके सर, मैं कर दूंगी. ओके. किसी को कोई डाउट है ना स्टूडेंट्स? No, ma'am. ओके फाइन, ठीक है सर. थैंक यू सो मच. बाय बाय स्टूडेंट्स. Bye everyone. बाय बाय. बाय सर.